बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। और सुबह सवेरे आगाज़ करते हैं हम 9 बजे और आप लोग बड़ी बेचैनी से हमारे शो का इंतज़ार कर रहे होते हैं। अच्छी खबर ये है कि कल कराची में मौसम अबर आलूद हुआ, उसके बाद जगह जगह हमने देखा बारिश भी बरसी और मौसम खुशगवार हो गया, लेकिन हवाएं भी चलने लगी, मौसम थोड़ा सा बेहतर हुआ है, विच इज़ अ गुड साइन। तो लेकिन अभी बारिश हुई इतनी ज़्यादा नहीं हुई, यानी कि वक्फे से हुई। जब शुरू में बूंदें पड़ती थी तो ये एहसास होता था कि शायद बारिश काफ़ी तेज़ होगी, लेकिन वो इब्तदाइये के बाद फिर आगे वो कंटिन्यू नहीं रह पाती थी। तो ऐसा मुख्तलिफ स्पेल्स हल्के फुल्के, यानी कि जिससे मामूली सड़कें गीला होना जिसे कह सकते हैं, वो हुआ। आपकी तरफ कितना है बारिश का? वैसे वो नॉर्मल कह सकते हैं, लेकिन ऐसी बारिश नहीं कि कहीं पानी खड़ा हो जाए। सो ये वाले मसाइल नहीं हुए, तो इस तरह की बारिश ठीक है। आज वैसे कुछ इम्कान जाहिर किया जा रहा है, गर्मी का जोर टूटे। आज बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हब्स तो इस वक्त भी है और वैसे रात को भी हब्स था, और पूरा सूरत हाल, बारिश जब रुकती थी तो यूँ महसूस होता था कि आप एकदम किसी भट्टी में आ गए हैं, क्योंकि हवा रुक जाती थी। और मेरे ख्याल में आपके बयान की वजह से हुआ है। आपने कहा ना कि ये जो हवाएं चलती हैं ना, ये तो हवाएं फिर बादलों को उड़ा कर ले जाती हैं। मैंने कल कहा था। तो फिर अब उसकी वजह से फिर वो आपको पता है कि उन्होंने कहा कि नहीं। और आप ये देखें कि कितनी स्टडीज़ हो रही हैं और सब ये बताती हैं कि जहाँ जहाँ ज़्यादा दरख्त होंगे वो एटलीस्ट लोगों को गर्मी की शिद्दत से बचाएंगे। एक तो वो दरख्त जब सायादार होंगे तो फिर उससे क्या होगा कि वो जो आपकी सड़क है, आपका घर है, आपकी ज़मीन है, उस पर वो इतनी ज़्यादा हीट वो ऑब्जर्व नहीं करेगा। दूसरे उसके अपने भी एवोपरेट हो जाती है। जब दरख्त पर धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है, तो वो पानी की शक्ल में ऊपर एवोपरेट हो जाती है। यस, सो ये आप देखें अलमिया है। और हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जब हम सबको इम्पोर्टेंस पता है, गर्मी भगाने के तरीके पता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन वो सारे तरीके महंगे हैं सदफ अब्दुल जब्बार। गवर्नमेंट की सतह पे कोई प्लानिंग नहीं है कि कहीं पर किस सब्जा लगाया जाए, दरख्त लगाए जाएं। हमें उसमें कोई सीरियसनेस नजर नहीं आती, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हो रही है। मेरे कान में भी बारिश ऐसा बारिश की आवाज आ रही है। देयर इज समथिंग रॉन्ग। या तो बारिश हो रही है या कुछ टेक्निकल इशू है। टेक्निकल बारिश हो रही है, हाँ, तकनीकी बुनियादों पर। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बहरहाल इंशाअल्लाह ताला होगा ये कि अल्लाह ताला रहम फरमाए और बारिश हो, और बारिश से मौसम खुशगवार हो। मैं तो ये जिस तरह से कह रहा था कि प्रोलॉन्ग बूंदाबांदी हो कि जिससे मौसम खुशगवार हो जाए, और उससे फिर ये हो कि हमारे चेहरे भी खिल उठें और हमें थोड़ा सा फीलिंग अच्छी आए। और बाकी ये है कि सब लोग एहतियात करें, और ख़ास तौर पर ये बिजली के खंभों वगैरह से दूर रखें अपने आप को, और अपने आप को महफूज रखें। बिकॉज हुकूमत के ऊपर रिलाई न करें इस मुतालिक, क्योंकि इस सारे मामले में अगर आप अपनी मदद आपके तहत काम करेंगे और अपने अतराफ भी लोगों की मदद करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। एहतियात जितनी करेंगे उतना बेहतर है। बच्चों को बिला ज़रूरत बाहर ना भेजें। आजकल वैसे भी छुट्टियां सदफ, बच्चों को कंटेन करना बड़ा मुश्किल काम है। देखिए 11 से 5 बजे का टाइम ऐसा है कि बिला ज़रूरत आपको घरों से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कल कराची की बारिश से पहले बहुत सारी सड़कों पर ट्रैफिक हमने देखा जैम रहा, एहतजाज रहा, क्योंकि लोगों के घरों में पानी भी नहीं आ रहा है। तो जब बिजली नहीं होगी, 16 घंटे की लोड शेडिंग होगी, तो फिर पानी के मसाइल भी होंगे। तो ये तो कराची वालों के मसाइल हैं। एक ताज़ा हवा का झोंका बनके ये हल्की फुल्की फुहार जो कल पड़ी है, इसने बहुत हद तक, कुछ हद तक मौसम को बेहतर कर दिया है, वरना आग बरसा रहे थे सूरज की तरफ से। अच्छा, अब मुल्क भर की बात कर लेते हैं, बिकॉज हम कराची पे बैठ के इसलिए भी बात कर लेते हैं, हम खुद इससे अपने आप को रिलेट कर सकते हैं, हम इन हालात से गुजर रहे होते हैं। लेकिन मुल्क के जो दीगर शहर हैं वहाँ प्री मून सीज़न का स्पेल जारी है, और सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश भी हुई है। और अब ये बारिश के अदाद शुमार भी हमारे सामने आ गए हैं कि कहाँ पर कितनी बारिश हुई है। जब नवाब शाह में मट्टी का तूफान आया, उसके बाद मूसलाधार बारिश हुई है, और वहाँ पर दरख्त और साइन बोर्ड भी गिर गए। पंजाब में बात करें तो 19 मिलीमीटर, इस्लामाबाद में 4, और मरी में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वैसे मरी की तो क्या ही बात, मरी की क्या ही बात है। इस वक्त जो लोग मुल्क के बालाई इलाकों में हैं, फेसबुक पर मुझे अपनी फीड पर नज़र आते हैं, तो मैं उनको फ़ौरन आई डोंट वांट टू सी सच पोस्ट कर देता हूँ ताकि मेरा दिल ना जले। क्योंकि तो नहीं, अच्छा, वो पता है क्या करते हैं, जाहिर है कि फेसबुक पे हैं तो या तो फ्रेंड्स होंगे या एक्वेंटेंसेस होंगे, या फिर इस तरीके से सोशल सर्कल का जो हिस्सा होते हैं लोग। अब तो फेसबुक पे काफ़ी सारे लोग ऐड हो जाते हैं ना, तो उसके अंदर 5,000 की जाहिर है ना, म्यूचुअल फ्रेंड्स देख के आप कर देते हैं। अब सिलसिला ये है कि अगर आपको हज़ारों की, आप देखें कि एक पोस्ट आ रही है कि कोई कालाम में बैठा है, एक पोस्ट आ रही है कि कोई किसी और तफरी मुकाम पे बैठ के, और फिर गाने भी ऐसे ढूंढ के लगाते हैं। कहना क्या चाहते हैं आप? क्या है मौसम रंगीले सुहाने, या फिर क्या सुहाना मौसम। तो आपका दिल जलता है ना यहाँ पर बैठ के। हब्स में कौन सा गाना याद आता है आपको?
ठीक है, तो कोई गाना याद करा है ना? हब्स में कोई गाना याद नहीं आता, बस दुआएं हम चाहते हैं कि वो जो तानसेन की जो सुर थे मैं नहीं मानता, वो प्ले किए जाएं और उसके बाद शायद के बरखा रुत जो है वो बरसे। अरे भैया सबको रोकें, इस वक्त सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त सबसे ज्यादा जिनकी जानिब हमारी नजरें हैं और सबकी नजरें हैं वो सरदार सरफराज हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सरदार सरफराज साहब। भाई हमें ये बता दीजिए कि मौसम क्या होने जा रहा है कराची और मुल्क के तोलो अर्ज में। जी बहुत शुक्रिया। देखिए कराची से पहले शुरू करते हैं, जहां बहुत शिद्दत की गर्मी पड़ रही थी पिछले 4-5 दिन मुसलसल 40 से ऊपर टेम्परेचर चल रहा था। तो कल से जाहिर है वो बेसिकली जो लो प्रेशर था कराची के जनूब मशरिक में, जिसकी वजह से गर्मी पड़ रही थी, तो उसी के बायस कुछ बादल आए कल और मॉइस्चर ऊपर आया। तो ईस्टर्न सिंध में भी बारिश हुई, कराची में भी कहीं हल्की कहीं मॉडरेट इस टाइप के 2-3 जगहों पर अच्छी बारिश हुई, बाकी तो ट्रेसेस ही हुई ज्यादातर जगहों पर। लेकिन उससे बेहतर हुआ ये कि मौसम आज कदरे बेहतर है। आज बादल तो अभी से छाए हुए हैं और दोपहर में इम्कान है फिर कहीं लाइट रेन कहीं मॉडरेट रेन गरज चमक के साथ आफ्टरनून में इम्कान होगा कराची में गरज चमक। अच्छा, हमें तो अरसा हो गया गरज चमक देखे हुए। इम्कान है। देखिए कराची में चूंकि अभी तक लो प्रेशर एरिया ना वही जनूब में मौजूद है और उसके बायस हवाएं मॉइस्ट हवाएं जो ऊपर आ रही हैं, तो उसमें पूरे जो सदरन सिंध है उसमें थरपारकर, बदीन, ठट्ठा, मीरपुर खास, ये जो तमाम डिस्ट्रिक्ट हैं इनमें बारिश मुतवक्के है आज भी और कल भी फिर इम्कान हो सकता है। आज और कल दोनों दिन इम्कान है, लेकिन आज ज़्यादा इम्कान है कल के मुकाबले में। कल तो एक तरह से जो लाइट रेन होती है या ट्रिजल होती है उसका इम्कान है कराची में, लेकिन आज गरज चमक के साथ। अच्छा, एक और चीज़ है मुल्क में जी सरदार साहब, हम कराची से आपको थोड़ी देर में निकलने पड़े। हाँ, किस टाइम हो सकती है गरज चमक के साथ बारिश? आफ्टरनून में देखें 2-3 बजे के बाद किसी वक्त शुरू हो जाए। ओके। और आज गुज़िश्ता रोज़ तो एक चीज़ हमने नोटिस की कि वैसे बूंदाबांदी होती है तो बूंदें होती हैं छोटी, कल मोटी बूंदें पड़ रही थी लेकिन वो सिलसिला जारी नहीं रह पा रहा था और प्लस हब्स बहुत ज़्यादा थी, तो उसकी क्या वजह है? देखिए हब्स की तो मेन वजह वही जो असल में लो प्रेशर एरिया बना हुआ था ना, तो अभी तक वो मौजूद है, लेकिन जाहिर है कि अब उसका जोर टूटना शुरू हो गया है। उसी की वजह से तो ये बादल भी आए हैं, मॉइस्चर भी आया है, लेकिन वही सी ब्रीज अभी तक एक्चुअली पूरी तरह से रेस्टोर नहीं हुई। तो आज आफ्टरनून में आज शाम के बाद फिर या कल सुबह से सी ब्रीज बहाल होगी, अब टेम्परेचर फिर नीचे आएंगे। यानी तो पिछले 4-5 आने वाले दिनों में हीट वेव का खतरा मजीद टल जाएगा जो एक सिलसिला जारी था। जी बिल्कुल, हीट वेव आज से खत्म है और अब इसमें इतना ज़्यादा टेम्परेचर मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 37 तक जा सकता है आज। लेकिन हब्स की जो आप पूछ रहे थे ना बात, तो वो बेसिकली सी ब्रीज की ब्लॉक होने की वजह से, और अब सी ब्रीज जैसे रिलीज होगी ये लो प्रेशर एरिया वीक होगा या आगे पीछे मूव करेगा, वीक होगा तो फिर सी ब्रीज रिलीज हो जाएगी, तो फिर हब्स वाली वैसे तो ह्यूमिडिटी तो कराची में आपको पता रहती है, लेकिन उतनी बहुत ज़्यादा जो घुटन की सी कैफियत थी वो ख़त्म हो जाएगी। ओके, दैट इज़ ट्रू। अच्छा, और ये बारिश का सिलसिला जो है अब चलता ही रहेगा रुक के? नहीं, इसमें सिंध में और पूरे लोअर सिंध और कराची इसमें ना इसको हम पहले लें अगर, तो ये 2 दिन है, आज का दिन और कल का दिन, और हो सकता है परसों भी किसी जगह पे हो, लेकिन ज़्यादा इम्कान यही है कि कल शाम तक या कल रात तक फिर यहाँ से सबसाइड कर जाएगा। नॉर्थ में चलता रहेगा कुछ ना कुछ जगहों पर, स्कैटर्ड जगहों पर, इस्लामाबाद, लाहौर और गिरदो नवाब का जो इलाका है उसमें। और फिर इधर सिंध में तो 2-3 दिन का गैप होगा। उधर जो है 1 जुलाई या 2 जुलाई से फिर प्रॉपर मानसून बारिशें शुरू हो जाएंगी, और वो तो फिर सिलसिला वहाँ से एक तरह से ना नॉर्थ में पंजाब पूरे में चलता रहेगा। जुलाई का पूरा पहला हफ्ता वक्फे से। चलिए, कुछ अच्छी ये खबर है, ज़ाहिर बारिशें होंगी तो गर्मी का जोर टूटेगा। थैंक यू सो मच सरदार सरफराज साहब हमारे साथ थे। और भाई आज हो रही है गरज चमक के साथ बारिश और वो होगी 2-2:30 बजे के बाद, तो ज़रा आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और कोशिश कीजिएगा जो, क्योंकि पानी पड़ते ही ना बिजली चली आती है। अच्छा जी। आपके जो गैजेट्स हैं, मोबाइल वगैरह हैं, वो सारे चार्ज हों, फुली चार्ज हों, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अच्छा जी, अब ये है कि शदीद तरीन गर्मी है और ऐसे में अगर बिजली चली जाए तो बड़े मसाइल रहते हैं। अच्छा, मुझे वैसे ये इत्तेफाक इतना ज़्यादा नहीं हुआ, बिजली की लोड शेडिंग का कल सामना नहीं करना पड़ा। लकी यू आर। यस, आई फील दैट आई वाज वेरी लकी। आपकी तरफ गई थी बिजली?
कल नहीं गई, लेकिन उससे 2 दिन पहले तो बहुत ज़्यादा कल की बात करें ना, क्योंकि अभी तो रिलेटेबिलिटी कल के हवाले से ही है। मौसम क्योंकि ज़रा सी बूंदें पड़ती हैं तो हम पहले कहा करते थे कि फीडर स्ट्रिप हो जाते हैं, लेकिन कम से कम मैंने ये विटनेस नहीं किया, हमारे इलाके में इस तरह से नहीं हुआ। आप भी कह रही हैं कि आपकी तरफ लाइट नहीं गई, लेकिन वैसे ओवरऑल सुनने में आ रहा है, रिपोर्ट किया जा रहा है कि बिजली जो है वो जाती रही है और लोग परेशान रहे हैं। अच्छा, इसमें सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहे हम, सिंध भर की सूरत हाल का यहाँ पर तज़किरा किया जा रहा है कि यहाँ पर बेसिकली जो लोड शेडिंग का दौरानिया है सूबे भर में ओवरऑल ये काफ़ी बढ़ चुका है और लोगों को बदतरीन लोड शेडिंग का सामना है। हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास, सांगड़ और नवाबशाह समेत दीगर अजला में भी ये सूरत हाल है। अच्छा, इसके अलावा ये सिर्फ यहाँ पर नहीं, केपी में भी यही सूरत हाल है। खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करें, केपी गवर्नमेंट तो काफ़ी गुस्सा भी कर चुकी है इस इशू पर, तो वहाँ पर यह है कि वजारत तवानाई के हुकाम के मुताबिक मुल्क भर में बिजली का जो शॉर्ट फॉल है 6419 मेगावाट तक पहुँच गया है। बिजली की तलब 25,500 मेगावाट है, जबकि बिजली की पैदावार 19,081 मेगावाट है। और फिर अब ये है कि कराची में ये कहा जा रहा है, मैं देख रहा हूँ कि कुछ इलाके बताए जा रहे हैं जहाँ 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। 16 से 18 घंटे तो कहीं नहीं गए, ये तो सेफली आप कह सकते हैं कि इतने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और वो मुख्तलिफ औकात में होती है, कभी सुबह हो रही है, शाम हो रही है, तो मजमूई तौर पर वो 16 से 18 बन जाती है। अच्छा, अब दूसरा इशू ये हुआ है कराची में, जो हालिया आपने देखा हीट वेव और गर्मी की वजह से लोगों की अमवात हुई, तो नेपरा ने कराची में हालिया बिजली की शेडिंग से अमवात का नोटिस ले लिया है और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। सिंध हुकूमत और अपोजिशन ने भी के इलेक्ट्रिक को आड़े हाथों लिया है सारी सूरत हाल में, और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक अपना किबला दुरुस्त करे, शहर में बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है, ऐसा कदम उठाने पर मजबूर ना करें जो आइन और कानून के खिलाफ हो। अच्छा जी, अब इसके अंदर ये है कि मैं वैसे ये जो बयानबाजी वाला सिलसिला होता है, इससे मामलात हल नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर बयान आता है इनकी जानिब से, उधर से के इलेक्ट्रिक जो है उनकी जानिब से एक मौक़िफ़ दिया गया था कि अरबों रुपए के वाजिबात हैं जो सिंध गवर्नमेंट में, यू रिमेंबर दैट राइट, कि वो उन्होंने देने हैं और वो नहीं दिए जा रहे। दूसरा मामला था लोड शेडिंग का उन इलाकों में जहाँ से रिकवरी नहीं होती, उस पर ज़ाहिर है हमने अपना मौक़िफ़ ये दिया कि भाई जो लोग अगर वहाँ पर उन इलाकों में बिल्स देते हैं तो वहाँ पर ये सिलसिला नहीं होना चाहिए, उनके साथ कम से कम ये सलूक यानी कि गेहूं के साथ घुन भी नहीं पिसने चाहिए। लेकिन रिकवरी करवाने में सिंध गवर्नमेंट को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि अब ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से कि 70% जो इलाके हैं शहर के जहाँ से रिकवरी उनको पूरी होती है वहाँ पर वो लोड शेडिंग नहीं करते और बाकी 30% इलाकों में होती है। लेकिन उसके अंदर हमारी दरख्वास्त है, हाँ क्योंकि होती है लोड शेडिंग, वैसे होती है, लेकिन उनसे एक लिस्ट भी अगर मिल जाए तो दैट वुड बी ग्रेट, ताकि हम बता सकें कि कौन कौन से इलाके हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और ये बता दें आपको कि जमात इस्लामी ने भी लोड शेडिंग के खात्मे के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है और के इलेक्ट्रिक को उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा सुनाई और कहते हैं कि इलेक्ट्रिक को हीट वेव में बिला तातुल बिजली फराहम करने की हिदायत की जाए। अभी हिदायत कौन करेगा? ये गवर्नमेंट ही उन्हें ये हिदायत कर सकती है, सारे डिसाइड करेंगे कौन करेगा, लेकिन उन्होंने चलो फोरम अच्छा लिया है, हाई कोर्ट में गए तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस देयर। लेकिन मेरे ख्याल में कि बैठ के इलेक्ट्रिक के साथ इस पर बात करनी चाहिए ताकि उनके जो ग्रीवेंसेस हैं वो आप सुने और अगर कोई चीज़ वैलिड है तो उस पर ज़ाहिर है कि आप अच्छा, एक चीज़ ये कि हम यूँ तो कहा जा रहा था बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल चेंज के बहुत ज़्यादा नेचुरल डिज़ास्टर होंगे, बहुत ज़्यादा मामूल से ज़्यादा बारिश होंगी, लेकिन अब तक जो हमारे सामने अदाद शुमार है और जो हमारे सामने हालात हैं वो ये बताते हैं कि जो गैर मामूली बारिश हैं इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं ग़िज़ाई किल्लत बरकरार है और मौसमियाती तब्दीलियों के बायस मुल्क को फूड डिज़ास्टर का ख़तरा दरपेश हो गया है। NDMA ने ख़बरदार किया है कि, और वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान में 23% से ज़्यादा ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, आफाक का तनासुब 3 से 4% बढ़ गया है, जबकि 3% से ज़्यादा ग्लेशियर आउटबर्स्ट हो रहे हैं। 2024 में जंगलात में आग, ग्लेशियर के पिघलने का अमल देखने में आया। फिर ये भी कहते हैं कि इस वक्त कोस्ट लाइन के करीब रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। जी, कोस्टल लाइन के पास जो लोग रहते हैं उनको नुकसान काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि वो उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है बारिश की सूरत में, और जाहिर है कि अगर ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो समुद्री पानी भी ऊपर आ सकता है, बल्कि हम देख रहे हैं पानी की किल्लत का भी सामना करना पड़ रहा है। तो ये अच्छा, एक और चीज़ भी है ना कि देखें, एक तनासुब होता है ग्लेशियर्स के पिघलने का कि गर्मी हुई उसके बाद जो है वो वहाँ से एक मुनासिब मक़दार में ग्लेशियर पिघले, फिर दरियाओं में पानी आया और उसके बाद अब आप सोचिए कि ग्लेशियर अगर वक्त से ज़्यादा और तेज़ रफ्तारी से पिघलेंगे तो इसका मतलब है कि दरिया ओवरफ्लो करेंगे और ओवरफ्लड होने से फिर आपको देखें कि ज़मीनें जो हैं वो ज़ेरे आब आने का ख़दशा होता है, फिर वो पानी समुद्र में जाके गिरना ही है, अल्टीमेटली वो वेस्ट होगा।
और फिर ये है कि आगे के लिए आपके लिए एक परेशानी अब हम ज़रा अपने मुल्क से निकलते हैं और क्योंकि हम मौसम की बात कर रहे हैं तो ज़रा दीगर मुल्कों की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया के दीगर ममालिक में भी शदीद गैर मामूली गर्मी है, दर्जा हरारत का सामना है। मुत्तहदा अरब अमारात में पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर गया और इमारती हुकाम ने आवाम को पानी ज़्यादा पीने और बराह रास्त सूरज की रोशनी में जाने से गुरेज करने की हिदायत की है। यूएई में जुलाई के बाद से अगस्त तक शदीद गर्मी रहेगी, ताहम इस साल जून में ही गर्मी की लहर आ गई। ये तो यानी जुलाई से शुरू होता था सिलसिला, बट आई थिंक यूएई ओवरऑल वहाँ गर्मी होती है, बहुत गर्मी मुसलसल ही होती है वहाँ पर। तो आपका आई मीन मुझे इसीलिए मसनूइयत बहुत ज़्यादा लगती है वहाँ पर कि आप जाएँ तो वहाँ पर आप बग़ैर एयर कंडीशन एनवायरनमेंट के ज़रा देर भी आपके लिए बाहर रहना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो और ये एक रीज़न भी, खैर उनका तो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन आप उनके यहाँ बाइक्स बहुत कम, रेयरली आपको कोई बाइक चलाता हुआ दिखता होगा क्योंकि मौसम बहुत गर्म होता है। अच्छा जी, अब चलते हैं अमेरिका, रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका। तो वहाँ पर जी वाशिंगटन डीसी में शदीद गर्मी जारी है और पारा 37 तक पहुँचा और वहाँ पर साबिक अमरीकी सदर अब्राहम लिंकन का जो एक मुजस्समा था मोमी, वो पिघल गया। आप सोचिए 37 में पिघल गया। 37 में पिघल जाती है मोम। हम रख के देखेंगे कि मुजस्समा बनवाएं आप अपना, हम देखेंगे कि पिघलता है। ऐसे ही हालत में था मुजस्समा या पिघलने के बाद? पिघलने के बाद ऐसा हो गया है। हाँ, क्योंकि उन्हें बकायदा उन्होंने बैठे हुए दिखाया होगा। लुक एट द ऑडेसिटी कि उन्होंने यहाँ पर ये रखा हुआ था। अब कराची में रखते तो मेरे ख्याल में आज से कोई 10 साल पहले पिघल चुका होता। हाँ, ऐसे ही है। या लोग इसकी मोमबत्तियाँ बना के ले जा चुके होते। लेकिन अब्राहम लिंकन एक बड़ा नाम है अमेरिकन तारीख की, अगर हम बात करें तो। और चेक करें 8 साल बाद वाशिंगटन में दर्जा हरारत क्या बात भाई, 37 डिग्री से सब छोड़ दें आप। यूएई, अच्छा वो बैठे हुए थे, वो लेट गए बेसिकली। यूके की बात कर लेते हैं, वहाँ पर 26 सेंटीग्रेड में और 26-27 में जी उन्होंने हीट वेव डिक्लेयर कर दिया। सोचें हमारे यहाँ एसी का टेम्परेचर हम इतने पे सेट करते हैं बिजली बचाने के लिए। एसी चला रहे होते हैं क्योंकि हमने बिल थोड़ा बचाना होता है, यूनिट कम गिरे, इसलिए हम लोग 26 पे चला रहे होते हैं। अब आप जो सोचे कितने, मैं हैरान हूँ। ये जो फव्वारा था अभी आप ये देखें कि ये मिस्ट एयर जो है वो मतलब वो फराहम कर रहे हैं और फव्वारे जो लगे हुए थे तो वहाँ पर कोई अंदर घुस के नहा नहीं रहा था। आप सोचें ये कराची में होता तो ये फाइन लग जाते हैं, डॉलर निकलेंगे ना जब जेब से तो पता लगेगा। अच्छा, फाइन होते हैं? जी हाँ, जगह जगह हर बात पे फाइन लग जाते हैं। सो ये फाइन जो है ना, ये लोगों को रोकते हैं, डिटेरेंस कायम करते हैं। हाँ, ठीक है। तो बहरहाल तो अब क्या, अब गर्मी से ब्रेक ले लें हम। चलें, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और बजट आने के बाद सबको समझ अब आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है कि उनके साथ हुआ क्या है और कहाँ पर जी टैक्स में इजाफा कर दिया गया है। एक तो हम डायरेक्ट टैक्स देते हैं जो कि हमारी सैलरी से कट जाता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स जो कि हम कोई भी चीज़ जाके लें, पानी लें, मोबाइल फ़ोन यूज़ करें, कुछ भी खाने पीने की चीज़ लें, बाहर घर से कदम भी रखें तो बस समझें कि पैसे आपके उठना शुरू हो जाते हैं और सेल्स टैक्स GST आपको देनी पड़ती है। अब हुआ क्या है, वफाकी बजट में हर्बल और होम्योपैथिक दवाओं पर टैक्स रियायत ख़त्म कर दी गई है। पहले ये रियायत थी, ये ख़त्म करके उन पर सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया है। बजट दस्तावेज़ात ये बताती है कि 8वें शेड्यूल में हर्बल और होम्योपैथिक दवाओं पर सेल्स टैक्स आयद होगा। यानी अब आपको हर किसी को, जिस शहर में हम रह रहे हैं यहाँ तो हर दूसरे बंदे को नज़ला ज़ुकाम रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहा है। कितने इस्तेमाल होते थे जी, तो खांसी और इससे मुतालिक जो जैसे जोशांदा है और मुरब्बे हैं और जो सफूफ है उस पर 18% टैक्स आयद होगा, सेल्स टैक्स आयद होगा। इसी तरह मुख्तलिफ हर्बल शरबत हैं, गोलियों पर भी 18% सेल्स टैक्स होगा। तो सैकड़ों दवाओं पर ये जो छूट थी सेल्स टैक्स की ख़त्म कर दी गई है। तो अब आप समझें कि हर चीज़ में जो महंगाई है ना, इसमें इजाफा हो जाएगा। हर चीज़ को ख़रीदते वक्त हम सब सोचेंगे जी हम अपने बजट को देखें, क्या देखें, ये खरीदें, वो ना खरीदें। 3-3, 4-4 जोशांदे ले आता था कि चलो दफ्तर में कोई और यूज़ कर लेगा, तो अब वो भी नहीं लाएगा। ऐसा दरिया दिल कौन है ऑफिस होते हैं ऑफिस में, अक्सर जब मैं मांग रही होती हूँ तो मुझे तो मिलता नहीं है। लेकिन बहरहाल अब ये इस्तेमाल से और क्या करेंगे आप, किस तरीके से मैनेज करेंगे, क्योंकि हर किसी को एलोपैथिक दवाएं सूट नहीं करती। और फिर वो जोशांदों पे ख़ास तौर पर सबसे बड़ा मसला यहाँ पर नज़ले ज़ुकाम का ही होता है। नॉर्मली कॉमन कोल्ड या फ्लू आपको होता है तो आप कोशिश करते हैं कि जोशांदा यूज़ कर लें और या फिर और किसी हर्बल ऑप्शन की तरफ चले जाएं, हर्बल टीज हैं या हर्बल दीगर हर्बल हैं। और दुनिया भर में हम देख रहे हैं लोग ऑर्गेनिक आइटम की तरफ जा रहे हैं, हर्बल ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ इन पर टैक्स लगाया जा रहा है। जहाँ ज़ेरे ज़मीन पानी पर टैक्स लगाया जा सकता है तो वहाँ पर इस पर क्यों नहीं लगाया जाएगा?
और ये जड़ी बूटियाँ जी आपको फ्री में मिल रही हैं, कुदरत ने आपको फ्री में दी हुई हैं, जंगलात, पहाड़ों में और गांव में ये ऐसे अवेलेबल होती हैं, लोगों के घरों में बाकायदा तौर पे लोग उगा रहे होते हैं, उस तरह के दरख्त होते हैं या चीज़ें होती हैं। लेकिन क्या कह सकते हैं, अब हर चीज़ पे टैक्स लगेगा और जो भी अब ख़रीदेगा तो वो सोच समझ के फ़ैसला करे कि भाई कितनी तादाद में चीज़ें ख़रीदनी हैं। भाई मैं यही बड़ी परेशानी में हूँ जब से कि अब जोशांदा वगैरह भी आप सोचिए कि आप वैसे ले आए तो एक्स्ट्रा ले आइएगा, ये जो है ना कहते हैं एक खैराती काम होगा। बिल्कुल जी, ये एक सोशल वेलफेयर का काम होगा। खैर बहरहाल देखते हैं जी क्या इस बारे में करना है। अच्छा जी, मच जेल का तस्करा करते हैं। बलूचिस्तान की बड़ी जेल है और वहाँ पर 3 रोज़ गुजरने के बाद भी बिजली की फरहमी बहाल नहीं हो सकी है और वाजिबात की अदम अदायगी पर सूबे की सबसे बड़ी जेल की बिजली काटी गई है और सियासी कैदियों समेत कई अहम मुल्ज़मान को रखा जाता है और इस वक्त यहाँ 750 कैदी पाबंद सलासल हैं, जिनमें सज़ाए मौत के 73 कैदी फांसी के मुंतज़र हैं, जबकि जब इनको फांसी होनी है ऑब्वियसली वो मुंतज़र तो नहीं होंगे फांसी के। लोड शेडिंग हुई है, बिजली काटी गई है? नहीं, लोड शेडिंग नहीं है, काटी गई है अदम अदायगी पर, वाजिबात की अदम अदायगी पर। लेकिन जाहिर है कैदी जो भी हैं उनके भी हक है, उनका भी हक है कि उन्हें बेसिक फैसिलिटीज़ मिलें। और जाहिर है मच जेल तो वैसे ही मशहूर है कि यहाँ पर बहुत सख्ती है, गर्मी यहाँ पे ऑलरेडी हम देखते हैं कोयटा के इस इलाके में बहुत होती है मच में। तो चलते हमारा नुमाइंदे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मुस्तफ़ा खान तरीन, कोयटा ब्यूरो चीफ। मुस्तफ़ा बताइएगा ये क्या मामला है, 3 दिन गुजर गए, अदम अदायगी का मामला है या लोड शेडिंग जैसे मुल्क भर में हो रही है, ये सूरत हाल मच जेल में भी है? देखिए जी सदफ, पहले तो हम किस्को की जानिब से लोड शेडिंग का अगर जिक्र करें तो मुल्क के दीगर सूबों की तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ, अलबत्ता बलूचिस्तान में सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। लोड शेडिंग के दौरान ये 24 में से 20 घंटे रखे जाते हैं, जिसकी वजह जो शहरी हैं या सार्फिन हैं वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। लेकिन इस वक्त अलमिया ये है कि समर जोन में वाक़िया सेंट्रल जेल मच की बिजली 3 रोज़ से काटी गई है, जिसकी वजह से जेल हुकाम को न सिर्फ सिक्योरिटी खदशात पैदा हो गए थे बल्कि उनका ये भी कहना है कि हीट स्ट्रोक का खदशा है, शदीद गर्मी में कैदियों को मुश्किलात दरपेश हो सकती हैं। इस सिलसिले में ये मैं बताना चाहूँगा कि गुज़िश्ता रात जेल सुपरिटेंडेंट सलीम तरीन की जानिब से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला को एक मुरासला लिखा गया है, जिसमें उन्होंने अपने खदशात से हुकाम को आगाह किया है कि सेंट्रल जेल मच जैसे मुकाम की बिजली 3 दिन से मुनक़ता है और बताया गया है कि 3 करोड़ रुपए की अदम अदायगी की बिना पर ये बिजली काटी गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि किस्को की जानिब से, चूँकि सूबे के मुख्तलिफ महकमे इस वक्त करोड़ों रुपए के कर्जदार हैं किस्को की, लेकिन किस्को हुकाम ये जरूरत नहीं कर सकते कि सिविल सेक्रेटेरिएट में वाक़िया इन महकमों के दफातर की बिजली काटे, लेकिन सेंट्रल जेल मच की बिजली काटते हुए ज़रा देर नहीं की गई, जिसकी वजह से न सिर्फ सिक्योरिटी खदशात पैदा हुए बल्कि जेल हुकाम का कहना है कि कैदियों को शदीद मुश्किलात हैं और समर जोन में वाक़ होने की वजह से जो कैदी हैं वो इस वक्त शदीद गर्मी में जो है शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। अलबत्ता इस सिलसिले में जेल हुकाम इस वक्त ये दावा कर रहे हैं कि जेल की बिजली आज सुबह बहाल की गई है, लेकिन हमारे ज़राए का कहना है कि अदायगी ही नहीं हुई तो बिजली कैसे बहाल हुई। अलबत्ता कि इसको काम को इस सिलसिले में महकमा दाखिला से फ़ोन कॉल ज़रूर गई है और उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि बिजली बहाल की जाए और जल्द अज जल्द जो है मंडे या ट्यूसडे तक अदायगी कर दी जाएगी। इस तरह कि इसको काम जो है वो ये मानने से इनकारी है कि जेल की बिजली काटी गई, लेकिन ज़राए का ये कहना है कि सेंट्रल जेल मच की बिजली गुज़िश्ता 3 रोज़ से मुनक़ता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्तफ़ा खान तरीन ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद थे और वो ये कह रहे हैं कि भाई हर ना किसको मानने को तैयार है और ना जेल इंतज़ामिया मानने को तैयार है। वो कह रहे हैं कि सुबह बिजली बहाल कर दी गई है, लेकिन अगर पेमेंट नहीं हुई तो हो सकता है शायद वज़ारत दाखिला की यकीन दहानियों पर बिजली बहाल कर दी हो, लेकिन इट इज़ क्वाइट कंसर्निंग वैसे जी। और वो ये भी कह रहे थे कि सुबह भर में भी वैसे मुल्क भर की तरह लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। तो ज़ाहिर है जब तलब और रसद में फ़र्क होगा जो कि बताया जा रहा है नेपरा की जानिब से, तो फिर यही सूरत हाल रहेगी और लोगों को इस सूरत हाल में पानी की किल्लत का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे में लोग एहतजाज भी कर रहे हैं और गर्मी भी है और बच्चे सोचें जिनकी छुट्टियां हैं जून जुलाई की, तो वो भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, घरों में हैं। और जब बच्चे परेशान हैं तो फिर वो तंग करते हैं माँ बाप को, तो उसमें माँ बाप भी काफ़ी ज़्यादा तंग हो जाते हैं। ये ऐसी छुट्टियाँ गुजरती हैं जून जुलाई में।
आपके बचपन में भी ऐसे ही गुजरा करती थी अशफाक भाई? उसमें असल में हमें इतना छुट्टियों का काम देते थे, 2 महीने की छुट्टियों में। जैसे आप तो बड़ा काम करते होंगे। हाँ, नहीं करता था, लेकिन वो बड़ा मुश्किल होता है ना, स्ट्रेस तो होती है ना कि करना है काम। और मैं एक बात बता दूं कि काम कर भी लेते थे तो चेक नहीं किया जाता था। वो फिर जो क्लास का मॉनिटर होता था या जो कोई होता था तो उसको कह देते थे कि देख लो। दिन रह जाते थे ना जुलाई के, उसमें मैं वो काम जल्दी जल्दी निपटा लेती थी, लेकिन मैं अपना जून खराब नहीं करती थी। ये बस मैंने एक तरीका। तो चले जी, अब ये है कि ज़रा एक खबर आपको अच्छी दे देते। वो ये है कि सऊदी दारुल हुकूमत रियाद के स्पोर्ट्स एरिना में पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर हमजा शिराज ने अमरीकी बॉक्सर ऑस्टिन एमवेल्स को 11वें राउंड में नॉकआउट कर दिया। ये अब जो बरतानवी बॉक्सर, अमरीकी बॉक्सर थे, इनका नाम ज़रा मुझे देखना होगा दोबारा से। अच्छा, बेसिकली ये WBC के तहत मिडल वेट कैटेगरी का ये मुकाबला कांटे का था और पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर ने गैर मामूली मुज़ाहमत का मुजाहरा किया और हरीफ को मुकम्मल तौर पर हावी नहीं होने दिया। और इसी हवाले से ये हुआ कि फिर अमरीकी बॉक्सर को उन्होंने फाइनली नॉकआउट कर दिया। तो ये एक बड़ी फतह है पाकिस्तान बॉक्सर के नॉकआउट होते ही रियाद स्पोर्ट अरीना अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। हमजा शिराज ने अब तक 20 मुकाबले जीते हैं और कोई नहीं हारा। क्या बात है। और ऑस्टिन भी 16 फुतहात और 1 शिकस्त के साथ रिंग में उतरे थे। अच्छा जी, अब मैं थोड़ा सा हमजा की डिटेल्स भी दे दूं ना। मैं ये बेसिकली इज़ अ ब्रिटिश प्रोफेशनल बॉक्सर और इससे पहले उनके पास जो है वो कॉमनवेल्थ का मिडल वेट टाइटल था। 2022 से उनके पास ये टाइटल था और फिर ये है कि अब तक 20 उन्होंने फाइट्स की हैं, 20 ही जीती हैं, 16 मुकाबले उन्होंने नॉकआउट के ज़रिए जीते हैं। तो दैट्स अ इम्पेकेबल रिकॉर्ड। और ख़ैर वो पैदा ही बरतानिया में हुए थे और उसके बाद वहीं पर उन्होंने वैसे उनका ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान में पंजाब के इलाके कहोटा से है, यानी कि रावलपिंडी की एक डिस्ट्रिक्ट में ये कहोटा की तहसील है, तो वहाँ से उनका इलाका है। और ज़ाहिर है कि ये एक अच्छा हेरिटेज है उनके पास। और अब ये है कि माशाल्लाह उन्होंने बड़ा अच्छा यहाँ पर ये WBC के तहत ये जो मुकाबला था वो जीता है। तो हमारे साथ मौजूद है अभी। हमारे साथ मौजूद है वी हैव विद अस बॉक्सर हमजा शिराज। थैंक यू सो मच हमजा फॉर जॉइनिंग अस एंड आई डोंट नो व्हाट इज द टाइम ओवर देयर but we can say good morning to you. What can you tell us about this victory? First of all, congratulations to you, and can you tell us how tough your opponent was and how did you manage this victory? Yeah, alhamdulillah, my last fight in Saudi Arabia was probably my greatest victory to date. Alhamdulillah, I had a great fight against Sam Williams. I got the knockout victory, win number 20, put myself in a position for the mandatory belt for the main WBC World Championship. And I had good support. I had the Pakistani embassy come down from Saudi Arabia to support me. We had 100 of them there, and I put on a good performance for them, and alhamdulillah, I'm forever grateful. Hamza, tell us about your support that you had at the stadium, because there were so many people rooting for you over there. Started boxing when I was 8 years old. I turned professional 10 years later at 18, and then I've won, I think, 4 or 5 belts in my pro career so far. So alhamdulillah, like I said, I'm grateful, and I've been working hard. I have a good team around me. So yeah, now it's just about pushing on and inshallah winning a big world title. And tell us more about, like, you have been unbeatable so far. So tell us about your victories overall, and then who's your inspiration? Prince Hasim was a big inspiration of mine. Yeah, he was the first Muslim to do so. So someone like him, massive, huge in the sport, and yeah, I can't complain. He gives me a lot of advice as well. You know, he's someone who likes to see fighters do better than himself, and nowadays that's very rare. You know, Hamza, there's a lot of boxing talent in Pakistan. I mean, you also hail from Pakistan. Then there was Amir Khan. Then we have Mohammad Wasim. And then there is so much rising talent over here. You are in a position that you can do something for Pakistani talent. What are you going to do? Do you have any plans? There's loads of potential there, and not just boxing, but soccer, everything. You name it. There's a lot of potential there, and like I said, I want to be someone who makes a difference. And you know, a lot of people, they talk about making a difference, but I want to go there and actually do it. Build gyms, build facilities, not just in one area, but all the areas, the rural areas, the poorer areas. So yeah, inshallah, I'll be able to do that. So Hamza, we would like to welcome you and host you and
You hail from Pakistan, but you have been in international ring for quite some time. So, do you have any plan to visit Pakistan soon? I'm from Pindi, from Pindi sides, from a little village called Mador. And yeah, the support I have from the village is great. And yeah, inshallah, I'm planning to go Pakistan after my next fight. So end of September, I'll be there. थैंक यू सो मच हमजा रशीद फॉर बीइंग विद अस, बहुत शुक्रिया। और ये पंजाब से बेसिकली हेल करते हैं, कहोटा की साइड से, तो वी वुड लाइक टू हैव अ कन्वर्सेशन विद हिम। पंजाबी में भी ट्राई करेंगे या उर्दू में, कि ज़्यादा बेहतर कौन सी ज़ुबान बोलने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट टाइम विल ट्राई टू टेक हिम सितंबर के एंड में। ये कहते हैं हमजा मैं आने की यहाँ पे सुबह जो है वो मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलना पड़ती है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। वैसे क्या ख्याल है सदफ अब्दुल जब्बार, ये हमारी जुबान की बॉक्सिंग जो है करने से पहले वो बॉक्सर सलमान खान जिनका मैच देखने गए थे यूएई में जो हुआ था, वो बॉक्सर नहीं, वो एमएमए फाइट थी वो, क्या पाकिस्तानी बड़ा जबरदस्त नाम बना रहा है। वो हरीफ तो भारतीय हरीफ भी था, लेकिन पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है जी। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस गाय एंड आई एम गोना फॉलो हिम। बाहर जाके क्यों निखरता है? इसलिए कि वहाँ पर आपके पास फैसिलिटीज़ होती हैं भाई। सैंक्शनिंग फ़ी जो है, मिसाल के तौर पर आप वसीम की मिसाल ले लें, वो उसके अंदर एक्सेप्शनल टैलेंट मौजूद था, लेकिन उसकी उम्र का एक हिस्सा वो स्पॉन्सर ढूंढते हुए गुजर गया। क्योंकि एक फाइट के लिए जब आप सैंक्शनिंग फ़ी बॉडीज़ को देते हैं तो वो करोड़ों रुपए की भी होती है। अब यहाँ पर बैठ के वो करोड़ों रुपए कहाँ से अदा करें, क्योंकि आपका सारा फोकस इन क्रिकेटर्स पे होता है जो कहीं पर परफॉर्म नहीं करते। बस कर दें, क्रिकेट अलग गेम है, उसको मिक्स ना करें। उसके लिए अलग बजट रखें भाई। पाकिस्तान के लिए जनरेट करते हैं भाई पैसे। चीज का बजट निकाल के, अच्छी खासी चीज का बजट निकाल के दूसरे में आप उसको एलोकेट कर दें। वो तो क्रिकेट तो खुद अर्न कर रही है ना, अपने अर्न कर रही है, लेकिन आप रिप्रेजेंट तो पाकिस्तान को कर रहे हैं ना। मोज़म्बिक की तो क्रिकेट टीम नहीं है कि वो पैसे कमा रही है, पाकिस्तान के नाम पर पैसे कमा रहे हैं ना। पता है आपका बहुत दिल जला हुआ है, और फाइनल मैच कल है, उस पर भी बात करेंगे कि क्या हुआ इंडिया और इंग्लैंड के सेमीफाइनल में। ऐसे तो लग रहा था जबरदस्त टाकरा होगा, लेकिन ये दोनों सेमीफाइनल ऐसे हुए। लेकिन हम इस वक्त जरा कुछ माशी महाज पे मजीद बात कर लेते हैं। और अब जो पेंशन, ये इसके खतरात बहुत अरसे से मंडला रहे थे कि भाई IMF की तरफ से डिमांड इस पर आ सकती है। पेंशन को लेके कहा जा रहा था बहुत सारे पैसे इसकी मद में चले जाते हैं। तो 1 जुलाई से रिटायर होने वाले सरकारी मुलाजमीन के लिए बुरी खबर है। हुकूमत ने रिटायरमेंट पर पेंशन की हद कम कर दी है। क्या किया है? मुलाजमीन को रिटायरमेंट से जो 2 साल पहले की तनख्वाह थी उसका 70% बतौर पेंशन मिलेगा। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन स्कीम में तरमीम की तजवीज़ ये दे दी गई है, और रिटायरमेंट के बाद दोबारा नौकरी की सूरत में सिर्फ एक महकमे की पेंशन मिलेगी, यानी कि 2 पेंशन्स अब नहीं मिलेंगी। और सरकारी मुलाजिम 25 साल की नौकरी के बाद रज़ाकाराना तौर पर रिटायर भी हो मुझे एक बात बताने दें कि यहाँ पर कुछ ऐसे पेंशनर्स भी मौजूद हैं जिनकी पेंशन 16 लाख रुपए से ज़्यादा है। ठीक है, 16 लाख रुपए से पेंशन ज़्यादा है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि मुल्क में 95 रिटायर्ड अफसरान की माहाना पेंशन 5 लाख रुपए से ज़्यादा है, और 3081 रिटायर्ड अफसरान की माहाना पेंशन 2 लाख रुपए से ज़्यादा है। तो वैसे क्या है? ओहदे अब जाहिर है कि वो बयान किए जाएंगे, मतलब अच्छे ओहदों पे रहे होंगे, जस्ट इमेजिन ना। तो फिर दूसरी चीज़ ये है कि आप ये सोचिए कि एक चीज़ हम अक्सर देखते थे कि जी फ़लानी जगह से भी पेंशन आ रही है, फ़लानी जगह से भी पेंशन आ रही है। तो अब उसके अंदर ये है, क्योंकि एक इंसान अगर अपनी ज़िंदगी का 30 साल किसी एक महकमे को दे पाता है तो ज़रूरी नहीं है कि बाकी 30 साल भी दोबारा कहीं दे पाए। तो वो काफ़ी एक मुश्किल अमर होता है। लेकिन 2 जगह से पेंशन आती है तो इसके ऊपर एक हमारे लेकिन एक बोझ भी होता है। एक ऐसे मुलाजिम जिसने 2 जॉब्स की हों तो फिर उसका क्या ये राइट बनता है कि नहीं बनता? बहरहाल ये बहुत अरसे से गुफ्तगू हो रही थी पेंशन को कम किया जाएगा। आप रिटायर होंगी, आपको पेंशन मिलेगी? सब मैं तो प्राइवेट सेक्टर में काम करती हूँ, हमारा कसूर है कोई? तो प्राइवेट सेक्टर में तो ये सिलसिला नहीं होता है। बहरहाल हम भी सरकारी मुलाजिम होते तो हमें भी पेंशन मिला करती। तो अब ऐसे क्यों आप जले में नमक छिड़क रहे हैं? अच्छा, आपको पता है वो ABI का एक महकमा मौजूद है जो पेंशन के नाम पे कुछ करते हैं। आप वल्लाह आलम वो क्या करते हैं, पता करें लेकिन बहरहाल पता करेंगे क्या है। तो अब माहिर मौशियात डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग टू यू खाकान साहब। मैं तो भाई ये सोच के हैरान हो रहा था। अब जाहिर है कि मैं कोई सदफ ये कह रही हैं कि मैं शायद उनसे जेलस हो रहा हूँ, या उनसे कोई जिन लोगों की पेंशन 16 लाख रुपए से ज़्यादा है, या कुछ आदाद शुमार आए हैं सामने कि कुछ की 5 लाख रुपए से ज़्यादा है, और कुछ मुलाजमीन जो 3000 से ज़्यादा है उनकी 2 लाख से ज़्यादा पेंशन है। उनकी तादाद भी तो देखें ना। तो बहरहाल ये क्या मामला क्या है? पेंशन को डिसाइड किस तरह से किया जाता है? और अब तक ये काफ़ी इसके ऊपर गवर्नमेंट कंसर्न जाहिर करती रही हैं कि ये पेंशनर्स जो हैं वो एक तरह से बोझ हैं। वी हैव नथिंग अगेंस्ट देम, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने मुल्क को सर्व किया होता है, लेकिन ये तरीक़ाकार क्या होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मैं आपको अशफाक एक कहानी सुनाता हूँ। 2012-13 की बात है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की एक टेबल पे यही डिस्कशन हो रही थी। तो तब पेंशन का जो बोझ है, यानी कि जो फेडरल गवर्नमेंट पे कर रही थी इन टर्म्स ऑफ पेंशन्स, वो कोई 250 अरब के करीब था। अच्छा। तो मैंने उस वक्त एक मोहतात अंदाजे से कहा कि ये 5-6 साल में डबल हो जाएगा और इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। आज जब बजट प्रेजेंट हुआ है तो ये 1040 अरब रुपया है, 1040 बिलियन रुपीस। पाकिस्तान का जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर का खाका है, चाहे वो एक्सपेंडिचर हम पेंशन्स में कर रहे हों, सब्सिडीज में कर रहे हों, पीएसडीपी में कर रहे हों, रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट में कर रहे हों, सब्सिडीज में कर रहे हों, अशफाक, एक तो बात यह है कि इसको ओवरऑल जायजा लेने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह ये बढ़ रहा है और जो हेड्स को क्वालिटी ठीक करने की जरूरत है वो हम नहीं कर पाए। पेंशन्स में ये है कि आप रिटायर होते हैं, आपकी चलें स्पाउस को पेंशन मिलती है अगर आप जिंदा नहीं रहते, फिर आपकी बेटी अगर अनमैरिड हो उनको पेंशन मिलती है, फिर अगर आप कोई और जॉब ले लेते हैं गवर्नमेंट में ही, फिर भी आपको पेंशन मिलती रहती है। एक तो इसको बहुत क्लीन अप करने की जरूरत है, ऐसा दुनिया में नहीं होता। दूसरा क्लीन अप इसको जो करने की जरूरत है, मैंने हमेशा कहा है कि पेंशन का बोझ जो है हमने हर साल लेना है और बजट पे लेकर उसको खत्म करना है। मतलब यह है कि ये तो उनका भी बोझ चल रहा है जो 15 साल पहले रिटायर हुए थे। उसका मतलब है जिसको हम कहते हैं पे एज यू गो, यानी कि एक पार्ट ऑफ योर पेंशन जो है एक फंड में डिपॉजिट होता रहता है, वो आपकी सवाबदीद है। आप मार्केट में इन्वेस्ट करें, नेशनल सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट करें, बैंक में रख के इन्वेस्ट करें। सो वो जो बोझ है वो सरकार से कम करना है। इसको हम कम इमीडिएटली तो नहीं कर सकते क्योंकि नए एम्प्लॉइज भी आते रहेंगे। असल बात तो जहां मुल्क खड़ा हुआ है, आज आपको नई एम्प्लॉयमेंट बैन कर देनी चाहिए सरकार में। अच्छा, इतना बोझ है इस वक्त। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज है इसके अंदर, लेट्स नॉट हर्ट द फीलिंग्स, बिकॉज जो लोग वहां पर काम कर रहे होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, उनके जाने का, उनकी तैयारी का, बचपन से लेके एक गवर्नमेंट जॉब का कहा जाता है कि जाहिर है कि उसकी ज़िंदगी समझ आएगी। वो इसीलिए होती है कि जॉब सिक्योरिटी होती है नंबर 1, आगे जाके फिर रिटायरमेंट के बाद ये एक बड़ा कंसर्न होता है, प्राइवेट सेक्टर में बड़ा कंसर्न होता है कि जी रिटायरमेंट के बाद आपने क्या करना है। तो जो लोग मेहनत से गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब हासिल कर पाते हैं तो उनको एक सुकून और सहूलत होती है कि आगे भी जो है उनके लिए आसानियाँ रहेंगी। तो ये गवर्नमेंट्स को सोचना चाहिए आज से नहीं, इंसेप्शन से, कि भाई ये किस तरीके से इस चीज़ को मैनेज किया जाएगा। मैं ये ऐड करूंगी, जब हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं तो हम फिर वेलफेयर में क्या आवाम को सर्व कर रहे हैं। आप अगर दूसरे मुल्कों की मिसाल लें, वहाँ पर बेरोजगारी अलाउंस भी होता है, वहाँ पे बहुत सारे अलाउंस होते हैं, बुढ़ापे में अलाउंस अलग मिल रहे होते हैं, अलग अलाउंस मिल रहे होते हैं। और जब आपने इतनी खदमात दी होती हैं, अपनी सैलरी से टैक्स कटवाए होते हैं, तो कुछ तो इन रिटर्न मिलना चाहिए लोगों को। तो सदफ और अशफाक, आपने इतने गहरे सवाल किए कि हमें पूरा प्रोग्राम करना पड़ेगा, बट इन अ समरी मैनर। देखिए, एक तो बात यह है कि जो इस वक्त एम्प्लॉइज हैं उनकी तो पेंशन डिस्टर्ब नहीं की जा सकती बिकॉज वो तो स्टेट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। अब जो नए आने वाले हैं उनको ये साथ किया जा सकता है कि लेट्स से कि 10% ऑफ व्हाट देयर सैलरी इज कैन बी डिपॉजिटेड, पार्टली गवर्नमेंट पे कर सकती है, पार्टली वो खुद पे करेंगे। दुनिया में ऐसे होता है, और वो एक फंड में चली जाएगी। दैट मीन्स कि उनको इसका जब लंप सम मिलेगा तो इट विल बी फार ग्रेटर देन द पेंशन। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। सारी जिंदगी एक गाड़ी इस्तेमाल करता है सरकारी मुलाजिम। आप ये सोचिए कि इन द एंड वो गाड़ी उसको नहीं मिलती, वो गाड़ी तो वापस हो जाती है सरकार को, और गाड़ी का एक्सपेंडिचर भी ज्यादा होता है। फिर जिस तरह उसको इस्तेमाल किया आप जाता है। आप यही सोचिए कि वो उस शख्स को हम गाड़ी की बजाय 50,000 रुपया महीना देना शुरू कर देंगे, चाहे आप गाड़ी लीज कर ले, छोटे स्केल पे सुजुकी, बड़े स्केल पे करोला। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई डिड इन द गवर्नमेंट। हमने एक मॉनेटाइज कर दिया। कोशिश ये है कि आपकी सैलरी में बिल्ट इन हो ये सारी चीजें, ताकि आप जब टेक होम कर सकें तो आपको एंड पे एक पेंशन का लंप सम बड़ा अमाउंट मिल सके, या वो कहीं इन्वेस्टेड हो और उससे आपको, जैसे बैंक में रखा हो और आपने 1 करोड़ रखा हो और आपको अगर इस वक्त 15% इंटरेस्ट रेट आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको 15 लाख। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब एक और चीज भी है, तो ये काम एम्प्लॉयज़ के जो आपके रिटायर होने वाले हैं या उनके बिहाफ पर ये काम गवर्नमेंट खुद नहीं कर सकती कि ठीक है जी हमने आपकी रकम का ये हिस्सा यहाँ पर फलानी जगह इन्वेस्ट कर दिया, यहाँ से आपको इस मद में ये पैसे मिलेंगे, और फिर हो सकता है एंड में आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी आपको मिल सकता है जब आप निकलवाना चाहें। आई मीन जस्ट अ सजेशन, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट ये तजवीज़ कर सकती है। दुनिया भर में मैनेज्ड फंड्स होते हैं, वो गवर्नमेंट्स भी चलाती हैं, प्राइवेट सेक्टर के भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। फिर हम क्या क्रिएट करेंगे जिनको हम कहते हैं सुपर एनुएशन, यानी कि जब आप रिटायर होते हैं उनके नाम से फंड्स क्रिएट करेंगे। वो अगर
लेट्स से कि सदफ जो है वो रिस्क लेना चाहती हूँ, कहती है नहीं मैं तो स्टॉक मार्केट में करूंगी, मैं ज्यादा कमाना चाहती हूँ। आप कहते हैं नहीं मैं नेशनल सेविंग्स में करूंगा, मैं 10-12% ही कमाना चाहता हूँ। सो आप अपनी सवाबदीद पे ये इस्तेमाल करेंगे। मैंने चूंकि ऑस्ट्रेलिया में काम किया है और ऑस्ट्रेलिया का जो सुपर एनुएशन यानी कि रिटायरमेंट सिस्टम है इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अच्छा। वो इस तरह के कई फंड्स हैं, जैसे एक बैलेंस्ड ऑप्शन है, एक ग्रोथ ऑप्शन है, एक सेफ ऑप्शन है। सो देन आपकी सवाबदीद होती है कि आपके पैसे आपके डिस्पोजल पे हैं, कि आपकी लेट से जिंदगी 30 साल पड़ी है तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। आपकी जिंदगी रिटायरमेंट तक 15 साल है तो आप कम करेंगे। जिनकी 5 साल है वो चाहेंगे कि उनके पैसे मुंजमद हो जाएं। सो ये पूरा जिसे आप कहेंगे एक्चुअरीज जो ये काम करते हैं दुनिया में, उन्होंने बैठ के एक निजाम तरतीब देना है जिससे पेंशन लेने वाला भी और देने वाला दोनों जो हैं बेहतर हो सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फार्मूला जरा समझा दें क्योंकि काफ़ी कंसर्न होंगे पेंशनर्स, जिसमें बताया जा रहा है कि जी जो पेंशन ली जा रही है 2 साल पहले की जो उनकी तनख्वाह थी उसका 70% दिया जाएगा। ये तो बेहतर ही है इन द सेंस कि ये रिफॉर्म तो हम करते रहते हैं। ये तो उनके लिए है जो इस वक्त सिस्टम में है कि उनकी जो पेंशन है उसको कैसे टाई अप करना है। सो दैट विल मेक देम यू नो बेटर ऑफ इट। आई डोंट थिंक इट विल मेक देम वर्स ऑफ, दैट्स फाइन। बट असल जो रिफॉर्म है वो ये है कि कैसे पेंशन का बोझ सरकार ने देना है, पार्टली उसको पार्टली अपनी बुक से उठाकर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स में लेकर जाना है। इससे देखें कि कितने पैसे भी होंगे जिससे प्राइवेट सेक्टर बेहतर होगा, नए फंड्स आएंगे मार्केट में। अभी तो सरकार ने सारा बोझ उठाया हुआ है। ये 1040 अगर इस तरह बढ़ता रहा तो ये ऐसे हो जाएगा कि पेंशन ज्यादा होगी बड़ी और हमारे पास इतनी सख्त नहीं पे होगी। भी अब ट्रांसफर कर दिया है टैक्सेस की सूरत में डॉक्टर साहब। और यहाँ तो प्रमोशन ही बिल्कुल जब आप रिटायरमेंट की एज पे पहुँचते हैं ना तब जाके आपका प्रमोशन होता है, सैलरी इंक्रीज होती है। अब वो भी 2 साल पहले की उस पर अगर आपको पेंशन मिलेगी तो पेंशन के हाथ में आएगा क्या? तो बहरहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब। तजावीज़ आपकी बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपने सही कहा कि इसके ऊपर सिर्फ एक सेगमेंट नहीं पूरा प्रोग्राम होने की ज़रूरत है ताकि एक अंडरस्टैंडिंग बेहतर तरीके पे आ सके। लेकिन भाई बात यह है कि वी आर नॉट हियर टू हर्ट समवन्स फीलिंग्स। जाहिर है कि गवर्नमेंट सेक्टर में बड़े हम डिसीजन नहीं ले रहे हैं, लेकिन बात यह है कि कौमी ख़जाने पे अगर एक चीज़ है तो उसको गवर्नमेंट का काम ये है कि वो लोगों की फलाह के लिए काम करे और सोचे कि किस तरीके से इन फंड्स को मैनेज किया जा सकता है। 1000 तरीके चीज़ों को मैनेज करने ये इस पर सब ने सर जोड़ लिया। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं, एक बड़ा इशू है गर्मी में खाना खाया नहीं जाता, ज़्यादा मिर्चों का खाना नहीं खाया जा रहा, भूख नहीं लग रही, खा लें तो एसिडिटी, इन्फ्लेमेशन, इस सब का शिकार। और हमारे खाने हैं बड़े चटपटे और मज़ेदार। मौसम बरसात का थोड़ा सा हो जाए तो फिर क्या खाया जाए, क्योंकि उस वक्त दिल करता है पकौड़े हों, चटनी हो। तो अब क्या किया जाए जी ऐसी सूरत हाल? तो इस पर जो है आप तो वैसे बना के लाएं, फिर हम देखेंगे कि मैं क्यों बना के लाऊं, आप कभी ट्राई कर सकते हैं, तबाह आजमाई कर लें। मैं तबाह आजमाई करूंगा, लेकिन जब केक आएगा उसके बाद मैं तबाह आजमाई करूंगा। मैं लेकर आई थी, आप पता नहीं कहाँ थे। आपको पता है मैं कहाँ था। तो बहरहाल सारा फरहान हमारे साथ मौजूद हैं, शेफ हैं, उनसे ज़रा बात कर रहे थे। सारा मुझे एक बात बताएं, कल पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि बारिश हुई और उसके बाद ये पकौड़े खाने का एक ऑप्शन जहन में आया, लेकिन आप यकीन कीजिए कि हब्स को मद्देनजर रखते हुए मैंने कहा नहीं। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ कि मैंने कहा नहीं। तो ये क्या हो रहा है? ये मौसम की वजह से अब हमारे पकोड़े भी हमारे हाथ से महरूम, हमारी दस्तर से दूर हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इतना ज़्यादा जो ये मूनसून का वेदर जिसे हम कहते हैं ये कहलाता है, और इसमें बहुत ही इतना क्रेविंग होती है कि आप इस तरह की पकवान खाएं, फ्राई भी हो, स्नैक्स भी हो, लेकिन लिटरली जो गर्मी की शिद्दत है उसमें बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। लेकिन आप बिल्कुल इसे इंजॉय कर सकते हैं अगर हम इन्हीं तमाम मौसमी जो पकवान को अगर बैलेंस करके चलें, या फिर इन्हीं रेसिपीज़ के अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दें जो कि हमारी हेल्थ को बिल्कुल डैमेज नहीं करेंगे। वो क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? थोड़ी सी बर्फ़ डाल देते बीच में। नहीं, बर्फ़ नहीं डाल सकते उसमें, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर आपने हींग का नाम सुना है, जी जी जी, ये बिल्कुल अगर आप एक गिलास पानी लें और बिल्कुल पिंच ऑफ हींग ऐड करके उसे अच्छे से रख दें, उसका जो पानी बनेगा वो आप इन्हीं पकवान में 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा सा और कम ले लें, आप वो ऐड कर दें, तो यकीन जानिए वो इतना हल्का हो जाएगा वो पकवान, और आप पकौड़े क्या पूरा दिन भी आप खाएं तो आपको बिल्कुल फील नहीं होगा फ्राइड आइटम्स भी खाएं। बिल्कुल बिल्कुल आपने कुछ हैवी खाया है। या फिर आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दें। अच्छा। हल्दी पाउडर आपको आपकी हेल्थ को जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रखता है, आपको डैमेज नहीं होने देता, यानी कि आपको भारीपन जिसे कहते हैं वो नहीं होने देता। इसके साथ साथ अगर आप
अदरक को क्रश करके या कुचल के वो ऐड कर दें तो वो भी बहुत अच्छा रहता है, वो भी हैवी नहीं। एग्जैक्टली तो ये 3 ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं मेन जो कि आपके इन्हीं पकवान को और दुबाला बना देते हैं टेस्ट वाइज भी, और साथ साथ जो एक वो दिल भी चाह रहा है लेकिन मौसम की वजह से वो आप इसे इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे आप आइटम्स जो बता रही हैं घर में ही बन सकते हैं, क्योंकि मैं तो देख रहा था बेकरीज के बाहर और हमारे दोस्त भी बता रहे हैं कि भाई रश लगा हुआ है, तो वो तो फिर नुकसानदेह हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है। और आपको पता है कि हमारे अमूमन जो घरों में पकौड़ा बनता है, पकौड़ा, ब्रेड पकौड़ा, मिर्च पकौड़ा, आलू पकौड़ा, फ्राइज, लोडेड फ्राइज पकौड़ा, देयर आर मेनी ऑप्शंस इन दिस मानसून सीजन। सो इसमें आप बहुत इंजॉय करें, लेकिन साथ साथ इन तमाम चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का आप ख्याल रखें जो कि आप ऐड कर सकते हैं। ये कि आप ये तमाम इंग्रेडिएंट्स आपके अपने घर के किचन में मौजूद होते हैं, तो आप इसे थोड़ा थोड़ा सा यूटिलाइज करके आप अच्छी सी रेसिपी बना सकते हैं। मुझे एक चीज़ बताएं कि ये पकौड़े तो आप बना रहे हैं, लेकिन साथ में उसके बाद आपको कोल्ड ड्रिंक्स का, फ्रिजी ड्रिंक्स का दिल करता है, उसके ऑल्टरनेट के तौर पर क्या हम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं? आप लस्सी बना के इंजॉय कर सकते हैं। मैंगो आए हुए हैं आजकल, आम की लस्सी बना लें आप। आम की लस्सी नहीं है, इसके साथ साथ आप लाइम जो फ्रेश लेमन आ रहे हैं इतने अच्छे ज़बरदस्त, आप वो बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो ये बेहतरीन ऐसे ड्रिंक्स हैं जो कि आपको नुकसान भी नहीं करेंगे और आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। तुक मलंगा, बिजन सीड जिसे कहते हैं, बिल्कुल तुक मलंगा, वो बहुत ठंडा होता है, वो आप ऐड कर सकते हैं अपने मशरूबात में। तो यकीन जानिए कि वो मैंने कल ऐसा ही किया है, क्योंकि एक तो बारिश नहीं होती और अगर हो जाए तो इन पकवान को आप रोक नहीं सकते, चाहे वो आलू पराठा हो, बेसन पराठा हो। थैंक यू सो मच सारा फरहान, हमारी जबरदस्त उन्होंने हमें टिप्स दिए हैं। यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से बाखबर सवेरा में आप सबका खैर मकदम है और उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। भाई, अमरीकी अवाम के लिए ये दिन बड़ा आज इंपॉर्टेंट था। आज सदारती मुबाहिसा हुआ बिटवीन जो बाइडन, जो कि अमरीकी सदर हैं इस वक्त, उमर रसीदा, और साथ में डोनाल्ड ट्रंप, जो भी अपनी 70s में है। लेकिन एक चीज़ जिसके अंदर हम ये बात कर रहे थे, मैं और सदफ अब्दुल जब्बार जब ब्रेक पे थे, कि उन दोनों उम्मीदवारों की, बिलखुसूस जो बाइडन की उम्र जो है वो मौजूद बहस रही, क्योंकि अभी वो अपनी 80s में है। अगर वो दूसरी टर्म उनको मिलती है तो उसके बाद वो हिल बी 86 जब वो आगे जाएंगे। और कोहेरेंट आपका होना, हिल बी 86। बहुत सारी न्यूज़ आपको अक्सर और बेशतर सुनने को मिलती हैं जो बाइडन की सेहत से मुतालिक काफ़ी कंसर्न पाया जाता है। आज वो जिस तरह से स्पीच कर रहे थे, बात कर रहे थे, उनको सुनना, उसके ऊपर फिर वहाँ से डेमोक्रेट्स का स्टेटमेंट आना कि जी उनका ही इज़ गॉट कोल्ड, फिर उसके बाद उनके बारे में वो बात करते करते भूल रहे थे। तो आपको पता है अमेरिका में तो ये भी है कि एक सर्टेन एज के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता, क्योंकि आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो अब इस पर डिबेट हो रही है, बड़ी अहम पोस्ट है, ये पोजीशन है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बड़े जारहाना अंदाज से, गो कि उन पर केसेस हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपना मौक़िफ़ लोगों के सामने रख रहे हैं। और अभी भी अगर हम पॉपुलैरिटी के ग्राफ की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी है अमंग अमेरिकन्स वो काफ़ी ज़्यादा है। और उसकी रीज़न यह है कि वो ये कहते हैं जी अमेरिका फर्स्ट। तो कुछ ऐसे बुनियादी नारे हैं जो अमरीकियों को भा गए हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन उनकी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उस पर बहुत सारे सवालात भी उठते हैं, खासतौर पर जो कैपिटल हिल पर हमला हुआ था उसके बाद से। बहरहाल तो रिपब्लिकन्स तो इस वक्त फोकस्ड हैं विद डोनाल्ड ट्रंप। अब देखते हैं कि जो बाइडन का क्या होगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब जरा अमेरिकन सदारती इलेक्शन के एरिना में तो जो हो रहा है, जरा क्रिकेट के मैदानों में आपको लिए चलते हैं। सानू की ये तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमें बताना है सेमीफाइनल में अब ज़ाहिर मुकाबला, एक ही मैच रह गया है, फाइनल होना है अब, और 2 सेमीफाइनल हो गए, रात गए जो हमने सेमीफाइनल दूसरा देखा इंग्लैंड और भारत के दरमियान। तो सबको ये उम्मीद थी कि दोनों टीमें बड़ी ज़बरदस्त हैं, एक दिफाई चैंपियन है, मुकाबला बड़ा कड़ा होगा। लेकिन इंडिया बासानी ये मैच जीत गया, 171 रन बनाए। इंग्लैंड ने पहले टॉस जीती, फील्डिंग का फैसला किया, लेकिन हमने देखा कि 67 रन से इंग्लैंड की मैच हार गया। लेकिन बारिश बीच में होती रही तो आई थिंक उसने भी काफ़ी ज़्यादा रन नहीं। एक तो ये है कि टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला, फिर वो भी उनके लिए मुश्किल साबित हुआ। और फिर उसके बाद जिस तरीके से एक एफर्ट देना चाहिए था, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, वो उनकी जानिब से नहीं दिया गया। विकेटें लेते रहे लेकिन रन का फ्लो नहीं रोक सके। और फिर जिस तरीके से मैं एक चीज़ हैरान हो रहा था कि मतलब आप देखें जॉर्डन की जानिब से बॉलिंग की जा रही थी और हार्दिक पांड्या ने एक के बाद दीगरे 2 छक्के उनको मारे, ठीक है। उसके बाद फिर स्लो बॉल पे ही उन्होंने आउट किया उनको। लेकिन एक जिस तरीके से आपको रन रोकना होता है इस स्टेज पे, क्योंकि एंड में तो सब जाके मार ही रहे होते हैं। देखिए कोहली कल भी नहीं चले, शर्मा ने फिर आई गेस 55-56 रन उन्होंने। हमारे यहाँ तो यही होता है ना कि बस
बाबर नहीं चला तो फिर कोई नहीं चलेगा, नहीं चला तो फिर किसी ने नहीं चलना। तो वहाँ पर आपको पता है कि ऋषभ पंत इज़ प्लेइंग वेल। नजीबुल हसनैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। जी ज़रा शुरू से लेके एंड तक बताइएगा कि क्या पहले बॉलिंग करने का फ़ैसला गलत था इस विकेट पे जो कि बारिश से मुतासरा भी थी, और वहाँ से स्पिनर्स को खासी मदद भी हासिल हुई क्योंकि बॉल बैट भी रहा था, और यही उनके लिए, इंडिया के लिए ट्रम्प कार्ड एट द एंड साबित हुआ? बिल्कुल ऐसा ही है कि दूसरा सेमीफाइनल भी जो कि दो बड़ी ज़बरदस्त टीमों के दरमियान, एक डिफेंडिंग चैंपियन, एक इस वर्ल्ड कप की अनबीटन टीम, एक्सपेक्टेड था कि ज़रा मुकाबले का मैच होगा, कांटे का मैच होगा, ये भी वन साइडेड हुआ। जहाँ तक आपने टॉस की बात की तो आई कैन अंडरस्टैंड कि दिमाग में जॉस बटलर की यही चल रहा होगा कि जब हम चेस करेंगे तो हमें बारिश की वजह से इसमें फ़ायदा होगा। अगर बारिश होती रही, आपको पूरा सिनेरियो आपके सामने होगा, तो इस वजह से वो रेन अफेक्टेड गेम में वो टॉस जीत के उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया कि वो चेस पे गए। जहाँ तक बात है इंडिया की, तो इंडिया इज गॉट अ कंप्लीट टीम, एक इतना सॉलिड बैलेंस है कि आप देखिए उनके सुपरस्टार विराट कोहली रन नहीं कर रहा, तब भी उनको फर्क नहीं पड़ रहा, वो जीते ही जा रहे हैं, वो अनबीटन है। अभी भी मुझे लगता है कि फाइनल है, ये चीज को चेंज कर सकते हैं। जायसवाल इनके पास ओपनिंग पोजीशन का प्लेयर बाहर बैठा हुआ है, वो उसको ला सकते हैं। विराट वन डाउन जा सकते हैं, शिवम दुबे रिप्लेस हो सकते हैं, तो चीजें तो करने को है, बट ऑब्वियसली अब टीम जीते जा रही है तो उसमें ऐसे कुछ मेजर चेंजेस कर नहीं रहे। अदरवाइज सूर्या कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत का आपने बताया जबरदस्त फॉर्म, कल वो आउट हो गए 4 रन पे, और नजीब, लेकिन उनकी फॉर्म जबरदस्त, मतलब एक इंटेंट नजर आती है। नजीब एक चीज और कि अगर इंडिया ये मैचेस इस तरह से ना जीत रहा होता तो आज सब बैठ के विराट कोहली पे जितनी तनकीद कर रहे होते तो फिर हम सबको ये लगता कि विराट कोहली की वजह से मैच नहीं जीत रहे हैं, लेकिन हम विराट कोहली पे तनकीद तो हो रही है। और इनफैक्ट ये आपको अगर याद हो तो ये वर्ल्ड कप से पहले एक बड़ा मजे का टॉपिक था, बिकॉज ही वाज स्कोरिंग अ लॉट ऑफ रन्स इन आईपीएल, बट स्टिल लोगों का ये मानना था, कुछ हल्के थे क्रिकेट के इंडिया में जो ये कह रहे थे कि विराट कोहली वुड बी द वीक लिंक इन वर्ल्ड कप, क्योंकि अब वो उस तरह से तेज नहीं खेल सकते। तो सब इस बात पे हैरान भी हो रहे थे कि वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और फिर ये बात हो रही है कि उनको वर्ल्ड कप में होना चाहिए। लोग कहते हैं वन डाउन आ जाए तो फिर उनकी परफॉर्मेंस आप देखें। मुझे ऐसा लगता है कि वो उन्होंने खुद अपने ऊपर ये प्रॉब्लम क्रिएट की है ऊपर जाके ना, अगर वो अपने ही नंबर पे आते तो शायद परफॉर्मेंस काफी बेहतर होती। अच्छा, इट्स अ बिग थिंग, हमें ये अंडरस्टैंडिंग यहाँ बाहर बैठ के नहीं होती, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि खैर विराट कोहली जैसे कैलिबर का प्लेयर जो कि अपने आप को अडाप्ट कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में ढाल सकते हैं, उनको अगर इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो हम जो 5-5 ओपनर्स लेके जाते थे, जिसमें फ़खर जमान जो कि ओपनर है, एक मुस्तरद ओपनर, उसको अगर 4थे-5वें नंबर पे आ रहा है तो उसका माइंडसेट क्या होता होगा? आई एम नॉट कंपेयरिंग, आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि होता क्या होगा, माइंडसेट क्या होता होगा प्लेयर का। वही तो होता है जो हमारी टीम का रिजल्ट है। जब आपने एक सारी जिंदगी एक ही नंबर पे खेला है और आपको पता हो कि अब उस नंबर पे आपको मौका नहीं मिलेगा क्योंकि टीम के 2 बड़े नाम उस नंबर पे खेल रहे हैं, तो आप कहते हो कि अच्छा ठीक है, अब पाकिस्तान टीम में जगह के लिए आई लेट जस्ट ऑन 3-4। हमारे यहाँ तो बस यही चलता रहा है, तो इसकी वजह से ऑब्वियसली आप इस तरह से खेलते हैं और फिर बाद में आपको कप्तान आके कहता है। चलिए नजीब, इससे पहले कि हम अपनी टीम पर मजीद आपसे बात करें, क्योंकि रिपोर्ट भी आ गई है, सीनियर मैनेजर वहाब रियाज की तरफ से रिपोर्ट हो रहा है, ज़रा ये बता दें अब जो फाइनल होने जा रहा है वो 2 ऐसी टीमों के दरमियान जो अभी तक नाकाबिल शिकस्त रही हैं, तो आपने चूज़ कर ली अपनी टीम, किसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है? देखिए, मुझे अब वो एक बात होती है कि आपकी ख्वाहिश क्या है और चांसेस क्या लग रहे हैं। हिंदुस्तान जिस तरह से खेल रहा है, देयर इज नो क्वेश्चन, मुझे सिर्फ ये लग रहा था कि सेमीफाइनल की 4 टीमों में एक इंग्लैंड ही नजर आती है जो इनको हरा सकती है, और कल के वन साइडेड सेमीफाइनल के बाद तो मुझे लगता है कि अब इनको हराना बहुत मुश्किल है। बट ख्वाहिश मेरी ये है कि साउथ अफ्रीका क्योंकि पहली बार फाइनल में पहुंची है, उन्होंने इतना तवील इंतजार किया है इस दिन के लिए, तो आई होप कि एड्रियन मार्करम का जो एक फ्लॉलेस रिकॉर्ड है एज कैप्टन इन अ कंट्री जो कि जीतता कुछ नहीं है बड़ा इवेंट, तो यहाँ कुछ ऐसा हो जाए कि साउथ अफ्रीका जीते। अच्छा, मैं तो एक चीज ये कह रहा था कि अगर मतलब प्रेडिक्शन ही एक तरह से है कि अगर वन साइडेड अफेयर हुआ तो ऑब्वियसली इंडिया जीतेगा, लेकिन अगर कंपेटिटिव हुआ तो फिर साउथ अफ्रीका विल कम ऑन टॉप। इट्स जस्ट अ हंच, हो सकता है ऐसा हो।
बिकॉज साउथ अफ्रीकन्स हैव डन बेटर दिस टाइम, क्योंकि काफ़ी उन्होंने करीबी मुकाबले भी जीते हैं। जस्ट वन लास्ट थिंग अबाउट द सेमीफाइनल, ये आप ये देखें, अक्षर पटेल उनके पास थे, फिर जडेजा उनके पास थे, फिर कुलदीप यादव। इंग्लैंड उतरा पेसर्स के साथ, 4 पेसर्स के साथ। ये भी एक डिसीजन थोड़ा सा उनका ट्रिकी था। देखिए उनके पास भी T20 का नंबर 1 बॉलर आदिल रशीद है। कोई मतलब ऑब्वियसली जो आपके पास बेस्ट पॉसिबल अवेलेबल होगा उसी को खिलाएंगे ना। इनकी तो अक्षर पटेल ने बीच में आके ओवर ऐसे टाइम पे कराए हैं इस पूरे वर्ल्ड कप में। मुझे लगता है कि बहुत ही कमाल बॉलिंग की है। तो की है जिस तरह से माद वसीम को उन्होंने पाकिस्तान वाले मैच में परेशान किया था, और हर मैच में बीच में जहां इवन विद ऑस्ट्रेलिया जहां को बहुत सारे रन की जरूरत है, ये आके 2-2, 3-3 रन देके वो बीच में ओवर भी निकाल जाते और कुछ क्रूशियल विकेट भी ले जाते हैं। कल इन्होंने जो 3 विकेटें ली हैं सिर्फ 23 रन देके, जबकि देखिए कुलदीप ने भी 3 विकेटें ली हैं 19 रन देके, बट अक्षर पटेल ने मैच का पूरा टेम्पो ही चेंज किया। यस एग्जैक्टली। अच्छा, अब ज़रा आ जाते हैं हमारी टीम पर, क्योंकि सबको इंतज़ार था कि भाई बताया जाए अकाउंटेबिलिटी कहाँ पर है, क्यों इतनी ख़राब कारकर्दगी। अब वहाब रियाज ये कहते हैं एक तो टीम एक होकर नहीं खेली, तो इस वजह से सबके सामने है कि भाई क्या टीम ने परफॉर्मेंस दी। आगे वो ये कहते हैं जो उन्होंने रिपोर्ट पीसीबी को दी है कि टीम की ख़राब कारकर्दगी की बुनियादी वजह ये उन्होंने कहा कि टीम में यूनिटी नज़र न आई। अमेरिका और भारत के ख़िलाफ़ मैच जीतने चाहिए थे और मनसूबा बंदी के बगैर खेलें, किसी प्लानिंग के बगैर खेलें। सो ये रिपोर्ट काफ़ी है या इसमें कुछ मज़ीद भी ऐसी बातें जो जैसे आपको पता हो या दीगर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को पता हो? देखिए सदर, बात नहीं कि ये बातें हमको पता है पिछले कोई साल से ऑलमोस्ट, तो मुझे हैरत हो रही है कि इतने बड़े बड़े नाम ही अब ये बातें क्यों हारने के बाद ही क्यों निकल रही है ये बातें। जब हम कह रहे थे कि टीम में ग्रुप्स बने हुए हैं, टीम एक पेज पे नहीं है, उसमें क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया। जब हम कह रहे थे कि ये टीम वर्ल्ड कप में जाके अच्छा नहीं कर सकती, इसका बैलेंस ही ठीक नहीं है, इसमें आप क्यों उन लड़कों को खिला रहे हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और क्यों ब्लाइंडली आप लड़कों को उनकी लीग्स की परफॉर्मेंस पे लेके जा रहे हैं, उस वक्त कुछ किसी ने क्यों नहीं किया। तो ये मुझे लगता है ये सारे जो चीजें हैं ना, ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए होती हैं। इसकी रिपोर्ट आ गई, उसकी रिपोर्ट आ गई, कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस भी हो जाएंगे, लेकिन कोई इसका फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं नजर आएगा जब तक आप प्रॉपर पूरी, जैसे कि पहली बार चेयरमैन साहब ने कहा था कि एक बड़ी सर्जरी होगी, अगर उसी की तरफ नहीं गए ना तो फिर ऐसा ही होता रहेगा। पाकिस्तान कभी जीत जाएगा 10 साल में एक बार कोई सीरीज, 15 साल में एक बार कोई सीरीज, और रिजल्ट बाकी नॉर्मल ऐसे ही रहेंगे। हमें छोटी टीमें भी मुल्क में आके हराती रहेंगी, हम बाहर भी जाके कोई क्रूशियल मैच नहीं जीत पाएंगे। तो अगर बड़ा कोई चेंज नहीं आया तो इसी तरह के रिजल्ट आएंगे आने को। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका नजीबुल हसन जी। बिल्कुल आ गए, और जैसे कि नजीब कह रहे हैं इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है, वो तमाम बातें हैं जो सब कह रहे थे और जो सबको दिखाई भी दे रही थी। अब जब हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो कप्तान बाबर आजम के हवाले से आपको बता दें कि आइंदा हफ्ते से नेट प्रैक्टिस करेंगे बाबर आजम, और बाबर आजम की नेशनल क्रिकेट एकेडमी में फ़िज़िकल ट्रेनिंग जारी है। बाबर बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए दस्तयाब होंगे। बाबर बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ से पहले ग्लोबल T20 कनाडा में हिस्सा लेंगे। चलें जी, बाबर आजम अब नेट प्रैक्टिस करें। वैसे सवाल पूछना चाहिए, हुण की लोड़ है, लेकिन ज़ाहिर है कि एक प्लेयर को तो अपने आप को अवेलेबल रखना होता है। अब बांग्लादेश के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ होगी तो उसके लिए वो अपनी अवेलेबिलिटी शो कर रहे हैं, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस जी। अच्छा चलें, तो अब हम ज़रा फ़ाइनल के बारे में, क्योंकि फ़ाइनल का सबको इंतज़ार है, हफ्ते के दिन होना है। अब तो टीमें भी सामने आ गई, यानी कि इंडिया और साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के लिए अगर हम ये कहें कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके, तो गलत ना होगा, क्योंकि वो नॉकआउट मरहले में हमेशा चोक कर जाते थे। सेमीफाइनल जीता उन्होंने और पहली बार वो वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे हैं। सोचें इसके लिए उन्हें 32 साल इंतज़ार करना जी। तो ज़रा झलकियाँ आपको दिखाते हैं आज तक हुआ क्या। 2023 का भी ये वर्ल्ड कप का था जी। क्या बात, 32 साल के बाद सेमीफाइनल जीत सकी है साउथ अफ्रीका की टीम, और वन साइडेड अफेयर। अच्छा, मैं एक चीज़ ये कह रहा था कि आप ज़रा सोचिए कि 99 का जो वर्ल्ड कप था उसके अंदर जो लांस क्लूजनर की फॉर्म थी, और जिस तरह से उन्होंने शेब अख्तर, वक़ार यूनुस, वसीम अकरम, हमारे लेजेंडरी फास्ट बॉलर्स हैं, उनको धोया था। ओए होए होए, किसी को वो इनिंग्स उनकी याद हो तो उस वक्त लग ये रहा था कि साउथ अफ्रीका विल बी
इनविंसिबल, और जिस तरह से वो एक रन बनाते हुए, मेरे ख्याल में एलन डोनाल्ड दूसरी साइड पे थे और वो नहीं भागे थे और लांस क्लूजनर भाग गए थे और वो रन कंप्लीट नहीं हो सका था, तो वो अगर हो जाता तो आज शायद हिस्ट्री किसी और तरह से लिखी जाती, बिकॉज लांस क्लूजनर ने उस मैच में भी परफॉर्म रियली वेल, पूरे इवेंट में ही वो साउथ अफ्रीका के पास टाइम है टू मेक हिस्ट्री, और देखते हैं क्या करते हैं फाइनल में। और सब ये चाहते हैं, ज़ाहिर है सबको पता है इंडिया बड़ी ज़बरदस्त टीम है, लेकिन पहली बार अगर कोई टीम मौका मिल रहा है उसे फाइनल जीतने का, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने का, तो आई थिंक दिस शुड गो टू साउथ अफ्रीका। मेरी तो सारी हमारी भी ख्वाहिश यही है कि साउथ अफ्रीका, देर से बाद उनको मौका मिला है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अच्छा जी, बजट के बारे में हम आफ्टर इफेक्ट्स की बात करते हैं, हकीकी दुनिया में वापसी। आप बजट ले आते हैं, आप रियलिटी की तरफ ले आते हैं। हाँ ना, तो क्या करें, पैसे खर्च होते हैं हद से ज़्यादा, तो क्या करें, फिर यही करना है हमने। अशिया ज़रूरिया के नर्ख में एक बार फिर से इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, हर चीज़ महंगी होती चली जा रही है। मजमूई सालाना शरह 23.78% तक पहुँच गई है महंगाई की। आटा, दालें, चीनी, चावल, फल, सब्जियों समेत तमाम अशिया महंगी हो गई है। और इदारे शुमारियात की जानिब से इस हवाले से स्टैटिस्टिक्स जारी किए गए हैं, उनके मुताबिक प्याज 4%, लहसुन, दाल, मूंग, अंडे और LPG भी महंगे हुए हैं, जबकि टमाटर की बात करें तो 65.8%। अच्छा, ये तो बजट से ज़्यादा ये बकरीद के आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि टमाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है गोश्त वगैरह पकाने के लिए, और ये वो एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो फिर आप देख लें कि क्या हशर हुआ है। तो भाई आप टमाटर की बात कर रहे हैं, यहाँ तो आलू 6%, प्याज 4%, लहसुन, दाल, मूंग, अंडे और LPG भी महंगी हो गई है, जबकि पिसी मिर्च और गैस चार्जेस में भी इजाफा देख, तो कुछ बचा नहीं है। अब हम ऐसा किया करेंगे, हम आपको वो चीज़ें बता दिया करेंगे जिनके प्राइस जूं के तू हैं, जो कि बहुत कम होंगी, ताकि आपका और हमारा टाइम भी इस हवाले से बच सके। लेकिन अब हम ज़रा रुक कर लेते हैं जुड़वा शहरों का, जहां पर प्राइस कंट्रोल मैनेजमेंट मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है, और कमिश्नर की जानिब से इकदाम ना होने के बायस रावलपिंडी में जो मुर्गी का गोश्त है उसके निर्ख आसमान को छू रहे हैं। और मुर्गी का जो होलसेल रेट है वो 9,000 रुपये मन, यानी 250 रुपये किलो, लेकिन मार्केट में 4 से 5 रुपये फ़ी किलो ये फ़रोख्त हो रही है। साथ ही चावल की कीमतों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। सो इसको क्या हम बकरीद के आफ्टर इफेक्ट्स कह सकते हैं? जी जाहिर है, लेकिन मेरे ख्याल में चिकन की कीमतों में इजाफा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अभी तो लोगों के पास स्टॉक ख़त्म नहीं हुआ। और आप ये देखें कि असगर उमर हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि रावलपिंडी से बाबर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। तो बाबर मलिक से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या भाई नर्ख वगैरह हैं क्या। भाई हमारे अक़ब में भी सब्जियां हमें दिखाई दे रही हैं बाबर, लेकिन वो भी हमारी दस्तरस में नहीं है। इन्फ्लेशन भी देखें कितनी ज़्यादा है। तो वहाँ पर पिंडी में क्या सूरत हाल है, कौन कौन सी चीज़ें जिसके रेट्स बढ़े हैं, और अभी से चिकन क्यों महंगा हुआ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अभी तो लोगों के फ्रिज से वो कुर्बानी का गोश्त भी नहीं निकला। सबसे पहले तो मैं आपको मुर्गी के हवाले से बताऊं कि जब ARY की बाखबर सवेरा की जानिब से जब 19,800 रुपये मुर्गी पर मन थी, हमने कंपेन शुरू की और महकमा लाइफ स्टॉक पंजाब और हुकूमत की जानिब से नोटिस लिया गया, और पोल्ट्री फार्म जो एसोसिएशन है या वो मोनोपोली है उसको दबाव में लाकर प्रोडक्शन का उन्होंने कहा कि शॉर्ट ना करें, मुर्गी की प्रोडक्शन उन्होंने बढ़वाई, और उसका ये हुआ कि रेट आहिस्ता आहिस्ता कम आना शुरू हुआ। 9,000 रुपये फ़ी मन तक ये रेट आने के बाद अब बतदरीज इसमें इजाफा हुआ है। आज मैं इस रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जेलम, अटक चकवाल और कश्मीर की ये सबसे बड़ी मंडी है गजनी मार्केट बाग सरदारा की मुर्गी मंडी में, यहाँ पे 11,400 रुपये किलो पर मन का रेट निकला, जो पर केजी 285 रुपये है। लेकिन दुकानदार जिनको लत पड़ गई है मुनाफा कमाने की, नजायज़ मुनाफा कमाने की, कोई पूछने वाला नहीं। दुकानदार 350 रुपये किलो दे रहा है। AC का ड्राइवर या इंतजामिया के ड्राइवर आके उनके चलान करेंगे या पर मंथ उनसे जाके तय है वो अपना हिस्सा लेके चले जाएंगे। तो दुकानदार क्या करेगा, जिसको लत पड़ी हुई है मुनाफे की, वो आवाम को बिजली के नाम पर, गैस के नाम पर और दीगर महंगाई के नाम पर वो अपना हिस्सा डाल के उसमें डालेगा। यहाँ पे एसोसिएशन जो है उसका कहना है कि जो रेट हम यहाँ से निकालते हैं ये पक्का रेट होता है, डेली के हिसाब से अप एंड डाउन होता है। अगर इंतज़ामिया, कमिश्नर साहब AC वाले कमरे से निकल के मार्केट में आए, ओपन मार्केट में जाएं या खुद रेट पता करें, उसका फ़र्क पड़ेगा। कमरों में बैठ के अमल दरामद कराने से कोई नहीं होगा। DC निकलता है या AC निकलता है, ये नहीं, जो बड़े ऑफिसर्स हैं उनको बाहर निकलना पड़ेगा। आवाम तक अगर रिलीफ पहुँचाना है पेट्रोलियम मसनूआत का, या हुकूमत को रिलीफ देता है। आप देखें, अंदाज़ा लगाएं कि दिनों में अगर मुर्गी के अलावा बात करें शेख खुर्दनोश की, तो जी मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि आप कह रहे हैं बाहर निकलना होगा। देखें, कम से कम 2 से 2.5 करोड़ रुपए की गाड़ी में बैठ के उस मार्केट तक तो वो पहुंचते हैं ना।
अब आप चाहते हैं कि वो गाड़ी से भी उतर के काम करें, तो ड्राइवर और बाकी मुलाजमीन हैं किस लिए? अगर वो खुद दुकानों पे जाते रहेंगे तो फिर आपने सुना नहीं है कि कदर खो देता है रोज़ का आना जाना। देखिए इशफाक, सबसे पहले तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की नीयत बहुत अच्छी है, वो बहुत एक्टिव है, काम करना चाह रही हैं, कर रही हैं, दबाव डाल रही हैं कि किसी तरीके से रिलीफ आम आदमी तक पहुंचे। जो इन्होंने ऑफिसर्स लगाए हुए हैं पंजाब में बड़े बड़ी सीटों पर, वो गर्मी की वजह से एसी वालों कमरे से बाहर ही नहीं निकलते। फिर इन्होंने फेक किस्म की एसोसिएशंस बनाई हुई हैं। एक मंडी में 2 एसोसिएशन क्या कर रही हैं, एक रेट निकाली है 11,400, दूसरी 11,800। 11,800 वाला को पूछे ना इंतजामिया, भाई तुम्हें किसने इख्तियारात दिए हैं तो रेट बढ़ा रहे हो? दुकानदारों को भी पूछना पड़ेगा। और फिर उसके अलावा गला मंडियां हैं, होलसेल डीलर्स हैं, यहाँ पे यहाँ तक जब तक हुकूमत की रसाई नहीं होती, कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल है पिंडी में। बिल्कुल बाबर, साथ ही रहिएगा, जरा कराची का रुख करते हैं। जानते हैं इकोनॉमिक सर्वे जब आया था तो बड़ा क्लेम किया था गवर्नमेंट ने असगर कि महंगाई की शरह में कमी आई है और हफ्तावार जो एदाद शुमार आ रहे थे, अब हम देख रहे हैं कि यही हफ्तावार एदाद शुमार हमें ये बता रहे हैं कि महंगाई की शरह बढ़ रही है। तो क्या यहाँ पर भी यही मसला है? सरकारी निर्ख कुछ और बता रहे हैं और जो आइटम्स हैं उनकी हम देख रहे हैं कीमतें कहाँ पर पहुँच गई हैं। जी, ये कराची की सूरत हाल बहुत अजीब सी है। जैसे यहाँ का मौसम है कि दर्जा हरारत होता है 35 है और फील जो होता है हवा में नमी की वजह से वो 45 है। इस तरीके से यहाँ पर बारिश का है कि कमिश्नर कराची की जानिब से जो यहाँ पर रिपोर्ट जारी की जाती है 2 कागज़ों पर तकरीबन 150 के करीब आइटम की, ये हर रोज़ एक लिस्ट जारी की जाती है और वो क्लर्क बहुत मेहनत से इसे बाकायदगी से जारी करता है, लेकिन इसका इस लिस्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं होता जब हम बाज़ार में आते हैं, क्योंकि यहाँ कराची के आसमान पर महंगाई के बादल छाए हुए हैं। इस वक्त कोई चीज़ सस्ती नहीं है, यहाँ पर हर चीज़ महंगी है, कोई पूछने वाला नहीं है दुकानदारों को, होलसेल को, मार्केट को। और जब उनसे रब्ता किया जाए तो उनके पास बहुत सारे जवाब होते हैं। कराची में तो कल अगर कराची में बारिश हुई है और सिंध में बारिश हुई है तो वो कहते हैं कि जी सप्लाई मुतासिर हुई है, माल पीछे से कम आ रहे हैं इसलिए महंगाई बढ़ गई है कि बारिश हुई है। अगर अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होती है, कच्चे के डाकू होते हैं तो वो कहते हैं कि पंजाब से सामान नहीं आ रहा, सब्ज़ी नहीं आ रही है, तो इसकी वजह से रेट बढ़ गए हैं। तो यहाँ समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है, लेकिन चीज़ें जो हैं ये कागज़ पे हैं। हुकूमत की रेट और कमिश्नर कराची, ज़िला इंतज़ामिया, बल्दियात, प्राइस कमेटी, गल्ला मंडियाँ, ये तमाम कागज़ पर तो नज़र आती हैं लेकिन हकीकत में यहाँ पर इनका कोई वजूद नहीं है। महंगाई जो है वो एक सिस्टम, सिंध में जो कहा जाता है और कराची में जो कहा जाता है कि एक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो वो सिस्टम अपने तौर पर इसकी कीमतें बनाता है और गिराता है। वो पेरिशेबल चीज़ें जिन्हें स्टॉक नहीं किया जा सकता, उनकी चीज़ें कीमतें तो शायद कुछ कम हुई हों, वरना हर चीज़ की कीमत जो है जिसे स्टॉक किया जा सकता है वो बिल्कुल महंगी हुई जा रही है। सब्जियों के रेट हमने यहाँ पर 400 रुपये किलो है। मैं एक मिसाल के तौर पर बात कर रहा हूँ कि हर दुकानदार के अपने रेट्स हैं, यानी कि यहाँ पर तो हाल ये है कि जिन चीज़ों के रेट्स आपको पता होते हैं कि रेट ये हैं तो वो उनके रेट्स भी आगे पीछे होते हैं। प्लस मिसाल के तौर पर पानी की एक बोतल लेने आप चले जाएं, कहीं पे पानी की छोटी बोतल आपको 50 की मिलेगी, कहीं पे 60 की मिलेगी, अपनी मर्ज़ी से। यानी कि अब वो खौफ नहीं रह गया है, यानी कि आप बहैसियत रिपोर्टर भी जाके आप किसी से कहेंगे कि भाई आप रेट क्या दे रहे हैं, तो पहले फिर भी थोड़ी सी शर्म होती थी, अब वो भी नहीं रही कि जिसने जो करना है कर ले, क्योंकि उन्हें पता है कि जिन लोगों ने निगरानी करनी है वो खुद पैसे बटोर रहे हैं। ऐसे ही आप माहौल देखते हैं? जी अशफाक, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। जैसे हमारी गाड़ी आती है और हम ये कमिश्नर कराची के कागजात और रिपोर्ट लेकर निकलते हैं और कंपेयर करते हैं दुकानदारों से, तो वो हंसते हैं। वो कहते हैं कि आप ये कुछ भी कर लें। अभी मेरे इर्द गिर्द जो भी लोग आते गए हैं वो शहरी कह रहे थे कि आप कुछ भी कर लें, चीज़ें उसी रेट पे मिलेंगी जो चीज़ें तय की हुई हैं सिस्टम ने, उससे कोई कमी नहीं होगी। आपके कहने से आप जो भी कुछ कहें एक रवायती सी चीज़ होगी, लेकिन महंगाई जिसे करनी है वो सिस्टम महंगाई करता रहेगा, कमी नहीं होगी। उनके जो बंगलों के हिसाब चलता है, जिन पॉलिटिशियन को पालना है, जिन ब्यूरोक्रेट्स के खर्चे चलने हैं वो तो चलने हैं, उसका इस मौसम से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका इस रेट से कोई ताल्लुक नहीं है। वो लोग हंसते हैं हम जब यहाँ पर आते हैं कि आप इस पर क्या करेंगे, आप लोगों की कोई दाद रसी नहीं कर सकते। बिल्कुल अलमिया है। थैंक यू सो मच। हाँ, मैं बाबर मलिक से चाह रहा था कि अगर वो कुछ ऐड करना चाहें, क्योंकि हम चिकन तक रहे थे, बाकी किसी चीज़ों का। अच्छा बाबर, एक चीज़ में हम कंपैरिजन थोड़ा सा ये करते हैं कि कराची के हवाले से
जिस तरह से असगर उमर ने भी निशानदेही की, वहाँ पर हम रोना रोते हैं कि यहाँ पर प्राइस कंट्रोल का कोई मैकेनिज़्म नहीं है, कमेटियाँ उस तरह से काम नहीं करती। आपने पंजाब में कहा कि वहाँ पर मरीम नवाज़ काम करना चाहती हैं, वज़ीर आला ख़ुद भी मुतहर्रिक हैं, तो वहाँ पर प्राइस कंट्रोल को मैनेज करने का तरीक़ेकार क्या है, या वहाँ पर भी हाल ऐसा ही है? देखिए, अगर ज़िले का या डिवीज़न का या रेंज का आला अफसर अपने एसी वाले कमरे में बैठ के ना एक सर्कल, एक नोटिफिकेशन जारी कर देगा, ये जनाब ये काम होना चाहिए, बस मुझे ये रेट ये चाहिए, ये इस तरह बिल्कुल नहीं होगा। प्रैक्टिकली उस ऑफिसर को, कमिश्नर है, डीसी है, एसी है, उसको मार्केट में आना चाहिए, उसको यहाँ पे आना चाहिए, तब आके ये रेट गिरेंगे। अगर आपको बजट से लेके अब तक बताऊं कि हुआ क्या है, आटे की कीमत में तकरीबन 200 से 250 रुपये किलो आज खुद इजाफा किया जा रहा है। बिजली की कीमतों में इजाफे के नाम पर मिल रेट के हवाले से 79 kg का जो मिल रेट है वो फाइन आटे का वो 6,900 रुपये बिक रहा है, 7,900 रुपये का। और इसी तरह अगर चावल की बात करें तो बजट से पहले ये 270 रुपये का बड़ा अच्छा चावल था। अब क्योंकि कह रहे हैं जी एक्सपोर्ट खुल गई है तो ये चावल 320 का हो गया। दाल चना 80 रुपये किलो इजाफे के साथ 320 हो गई है। माश की दाल 520 रुपये थी और ये 600 रुपये किलो हो गई है। और मूंगी की दाल, आम गरीब आदमी की दाल, वो 280 रुपये से 320 रुपये किलो होगी। और चने जो हम खाते हैं, जो आम आदमी की पहुंच में है, 360 से 440 हो गए। ये गला मंडी में, ये होलसेल डीलरों में, इनको कौन पकड़ेगा, कौन पूछेगा, कौन पकड़ेगा? दैट इज द कंसर्न, दैट इज़ द क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया बाबर मलिक और असगर उमर, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और असल सवाल ही यही है कि इनको कौन पूछेगा। पहले कहा करते थे सदफ अब्दुल जब्बार कि भाई दाल रोटी खा के गुजारा हो रहा है, हम तो प्याज रोटी पे रख के खा लेते हैं। अब तो प्याज भी पहुंचे बाहर, ये भी, और दाल भी आप देख लें 500 रुपए किलो है। अब आपको मैं बता दूं कि हुकूमत की जानिब से गो के गंदुम जब सस्ती की गई थी तो सबको लगा था कि जी अब ज़रा बेकरी के जो आइटम्स हैं उसमें कमी हो गई है, लोग थोड़े खुश हो गए थे, अच्छे से नाश्ता भी कर रहे थे। लेकिन अब टैक्स इस पर भी लगा दिया गया है, यानी कि 1 जुलाई से 10% टैक्स आयद होने के बाद बेकरी आइटम्स जो हैं वो भी अब महंगी हो जाएंगी। सो अब मुझसे कोई केक की फरमाइश ना करे। मजीद मज़हर इकबाल बता रहे हैं। डेफिसिट है पहले आपका। मज़हर इकबाल, पंजाब में गंदम सस्ती होने के बाद हुकूमत ने बेकरी मसनूआत की कीमतें कम कराई थी और बड़ा दावा किया था कि ये चीज़ें सस्ती हो गई हैं। लेकिन अब सेल्स टैक्स 10% वफाकी हुकूमत ने बजट में नाफज कर दिया है, जिससे 1 जुलाई से ये तमाम बेकरी मसनूआत महंगी हो जाएंगी। पहले डबल रोटी जो बड़ी थी 230 की थी, ये 200 रुपये में फ़रोख्त हो रही थी। फिर उसके बाद जो रस 200 ग्राम वो 140 से 130 कर दिए गए थे। बन 50 रुपये का बन फ़रोख्त होता था, ये 45 रुपये में फ़रोख्त हो रहा था। शीर माल 60 रुपये में फ़रोख्त हो रहा था। अच्छा, फिर उसके बाद डबल बन जो बर्गर के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये 59 रुपये में फ़रोख्त हो रहे थे। डबल रोटी पर जो है वो सेल टैक्स नहीं लगा, जबकि बकिया तमाम आइटम्स पर 10% सेल टैक्स आयद कर दिया गया है। और जितनी कीमतें कम हुई थी उनसे बल्कि उनके बराबर आ जाएंगी बाज़ अशिया की, और बाज़ की उससे भी बढ़ जाएंगी। गैस पहले नहीं आ रही, पहले भी मुतअद्दिद किस्म के टैक्सेस आयद हैं, तो कारोबार चलाना भी मुश्किल हो जाएगा और आवाम जो है उसके लिए भी ये अशिया ख़रीदनी मुश्किल हो जाएंगी। जी बस जी, हम क्या करें, टैक्सों को तो ब्रेक नहीं लग रहा है। हम ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और यंग डॉक्टर्स का मामला है, एक दिन के लिए ओपीडी में हड़ताल जो है वो ख़त्म कर दी गई है। और सदर YDA डॉक्टर शुएब नियाजी कहते हैं कि हड़ताल एक दिन के लिए ख़त्म कर रहे हैं। आज अदालत पेश होंगे और अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखेंगे। गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने यंग डॉक्टर्स को अस्पतालों में हड़ताल ख़त्म करने का कहा था। तो बहरहाल ये है सिलसिला कि यंग डॉक्टर्स ने एक दिन के लिए OPD में हड़ताल ख़त्म कर दी है, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि हड़ताल से लोगों को बड़ी परेशानी होती है और लोग बड़े मुतासर होते हैं। अच्छा जी, हम
एक चीज़ हम देखते हैं कि हम पुलिस के ऊपर वैसे तो क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन महकमा रेलवे पुलिस की अगर हम बात करें तो अक्सर ऐसे वाक़यात होते हैं जिसके ऊपर हम उनको सराहते हैं। ऐसा ही एक वाक़या पेश आया है मियांवाली स्टेशन पे, जहां पर थल एक्सप्रेस से उतरने के एक मुसाफिर जिनका नाम ग़ुलाम अकबर बताया गया, उन्होंने कोशिश की और जल्दबाजी और लापरवाही की वजह से मुसाफिर उतरते वक्त अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सका और फिसल गया। और ऐसे में हेड कांस्टेबल मोहम्मद अनवर जो वहाँ पर मौजूद था, उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए वहाँ पर पहुँच के उसकी जान बचाई। और क्या ज़बरदस्त इक़दाम था जो उन्होंने ये किया। तो अंजुम वहाब इस पर मज़ीद हमें बता रहे हैं। अंजुम बताइएगा, ये जो मुसाफिर हैं काफ़ी ज़ईफ़ लग रहे हैं। ज़ईफ़ मुसाफिर थे, क्या बात है, ये देखें उतरे हैं और ये मुसाफिर था एक्सप्रेस से सफ़र कर रहे थे मियांवाली रेलवे स्टेशन पर। इन्होंने ट्रेन से उतरने की कोशिश की तो रेलवे पुलिस एहलकार वहाँ से गुजर रहा था। उसने देखा कि मुसाफिर फिसल कर ट्रेन के नीचे जा रहा है, तो उसने फ़ौरन आगे बढ़कर फर्शनाती और हाथ दिमागी उसने काम लिया और मुसाफिर को आगे बढ़ के उसने फ़ौरन खींच लिया। जल्दबाजी और लापरवाही की वजह से मुसाफिर ने उतरते वक्त अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका था और फिसल गया था। जैसे CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि हेड कांस्टेबल मोहम्मद अनवर ने मुसाफिर को ट्रेन के नीचे आने से बचाया। एहलकार की भरपूर रिस्पॉन्स और ज़ईफ़ मुसाफिर को एक बड़े हादसे से उसने बचा लिया है। मुसाफिर ग़ुलाम अकबर ने जब अपनी जान बची तो बाद में उसने वीडियो पैगाम के जरिए जान बचाने पर रेलवे पुलिस एहलकार अच्छा अंजुम बात सुने, ये नॉर्मली इस तरह का जब कोई वाक़या होता है और पुलिस एहलकार ज़ाहिर है कि अपने फ़र्ज़ ही अदा कर रहे होते हैं, लेकिन कोई इनाम वगैरह उनको महकमे की जानिब से दिया जाता है? अक्सर इस तरह के जो वाक़यात होते हैं तो जो रेलवे पुलिस जो इनका सरबराह होता है, बाद का DSP SP वगैरह, उनको तारीफ़ी इत्नाद और बाद वो अपनी जेब से भी नकद इनको कैश देते हैं कि उन्होंने इस तरह बर वक्त और आदि दिमागी से काम लिया, क्योंकि इस तरह एहलकार के का मोराल भी बुलंद होता है। वो आइंदा बहरहाल वो उसका तो फ़र्ज होता है, लेकिन वो फिर भी उसके अंदर एक फर्शनासी का फिर एक एहसास पैदा होता है कि मेरी रेलवे ने कम अज़ कम जो मुझे तारीफ़ काफ़ी ऐसी होती है कि जो उनके आइंदा करियर में काफ़ी काम आती है। जब इनकी प्रमोशन होती है तो ये चीज़ें प्रमोशन के वक्त इनको काफ़ी सही बात है। और होपफुली कि अब इस वीडियो के आने के बाद बड़ी स्विफ्टली इस पर काम होगा और रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, खबर यह है कि पाकिस्तान ने अमेरिका में फौरी कैरियर सर्विस अफसरान की तकर्री का फैसला कर लिया है। सिफारती ज़राए बताते हैं कि पाकिस्तान वाशिंगटन DC और न्यूयॉर्क में कैरियर सर्विस अफसरान की तकर्री की जाएगी। तो राजा मोहसिन हमें मजीद बता रहे हैं, बताइएगा। देखिए, सिफारती ज़राए की जानिब से तस्दीक की गई है कि पाकिस्तान की जानिब से कैरियर सर्विस अफसरान तैनात किए जाएंगे और रिजवान सईद शेख को फौरी तौर पर अमेरिका में नया पाकिस्तानी वज़ीर तैनात किए जाने का इम्कान है, जबकि साबिक़ तर्जुमान आसिम इफ्तिखार अहमद को अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब लगाए जाने का इम्कान है। इस वक्त रिजवान सईद शेख दफ्तर खाते में बतौर एडिशनल सेक्रेटरी मशरिक़ वस्ता खिदमात पर अंजाम दे रहे हैं, जबकि आसिम इफ्तिखार अहमद इस वक्त फ्रांस में बतौर सफ़ीर जो है वो खिदमात पर अंजाम दे रहे हैं। ज़राए ने इस बात की तस्दीक भी की है कि दोनों अफसरान की तकर्री के लिए वज़ीर आज़म को समरी भी भिजवा दी। बहुत शुक्रिया राजा मोहसिन। अच्छा जी, कल हमने आपको एक वाक़े के बारे में बताया था जो कि लाड़काना में पेश आया, जहां पर जो SHO है थाना बाडा के, उनका जो बिगड़ा साहबजादा है वो पुलिस के फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। वो खुद साख्ता SHO बना हुआ था। उसने 2 तालिब को हिरासत में लिया, फिर जब बाप छुड़ाने आया बेटों को तो बाप को भी हिरासत में लिया और उन पर मुबैना तौर पर तशद्दुद भी किया। तो मामला जब ये रिपोर्ट हुआ मीडिया पर, सबने देखा तो हमें पता चला कि जी महकमाना कार्रवाई अब शुरू की जाएगी, लेकिन मुकदमा भी दर्ज होने की खबर आई और मुकदमा दर्ज हो गया। मगर बड़ा अनोखा किस्म का ये मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें मरकजी जो मुल्जिम है इस वाक़े का, उसका नाम ही शामिल नहीं किया गया है। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं थी इनका नाम जानना या पता लगाना, बल्कि यही नहीं, संगीन लापरवाही में मुलविस SHO को थाना बाडा से हटाकर लाड़काना शहर के अहम अल्लाबाद थाने पर भी तैनात कर दिया गया। अंदाज़ा करें जो तरक्की हो गई है, तो मतलब ये अजीब ही मामला है। तो बाबू इकबाल हमारे साथ मौजूद है, उनसे ज़रा जान लेते हैं कि भाई ये क्या, भाई एक तो मुल्जिम का नाम उसमें मदन में शामिल नहीं है, फिर ये तो ऐसे कोई वाक़े के बाद मीडिया पे खबर आई बजाय इसके कि डिमोट किया जाता है, ये तो और तरक्की मिल गई। ये क्या चक्कर है बाबू इकबाल? जब ये इसकी इंक्वायरी का सिलसिला हुआ और DIG ने जब हिदायत की तो SSP खुद बाड्रा थाने गए। जब बाड्रा थाने गए तो न सिर्फ ये मुतासरीन लोग और बल्कि बाड्रा शहर के बेतहाशा लोग जो है वो थाने पे जमा हो गए और वहाँ उन लोगों को यकीन दिलाते हुए SSP लेवल की
हम आपको दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ज़ाहिर देयर इज़ टेक्निकल इशू में भी, जो मौसम है मानसून बारिशें कहीं हो तो उस वजह से। लेकिन ये देखें कि कल ये रिपोर्ट हो रहा था अशफाक कि एसएचओ को मुअत्तल कर दिया गया जी। अब उन्हें दूसरे थाने में ट्रांसफ़र कर दिया गया। बहरहाल देखें जी अब ये किस तरह से पॉसिबल है। और व्हाट अबाउट द साहबजादा बेटे के बारे में क्या कहा जाए कि जिसका नाम ही शामिल नहीं किया गया है, और ये तो सारी वीडियो हमारे सामने आ गई है, और जो आला अफसरान हैं उनके इल्म में ये चीज़ें नहीं थी, ये भी बड़ा एक अहम सवाल है। बाबू इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा बात करते हैं। जी बाबू इकबाल। जैसे मैं बता रहा था कि ये एसएसपी खुद इस वाक़े की इंक्वायरी करने और लोगों को यकीन दिलाने बाड्रा थाने पहुंच गए। वहाँ मुतासरीन ये खुद मौजूद थे, बाड्रा शहर के बड़ी तादाद में लोग भी वहाँ मौजूद थे, थाने पहुँच गए और वहाँ उन्होंने उस वक्त ही हुक्म दिया कि सब कुछ मुअत्तल किया जाए और एसएचओ को हटाने का हुक्म दिया। और जो कच्ची एफआईआर थी उसमें इसके बेटे नवीद उर्फ राजा का नाम जो है वो लिखा था। जब पक्की एफआईआर रजिस्टर्ड हुई तो रजिस्टर होने के बाद उसके बेटे का नाम ही नहीं था। असल जो तो ये नामालूम फर्द के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया, और क्या दफात हैं फिर कार्य सरकार में मुदाखलत की है? हाँ, मुदाखलत की है। उसमें उन लोगों को हेड मोरर, 2 सिपाही और जो लोग छुड़ा रहे थे इसको बार बार यहाँ इसमें आवाज भी आती है और वो कहते हैं कि जी ये बड़े अच्छे शहर के लोग हैं। सिपाही कह रहा है कि इन्हें ना इनके साथ ये ज्यादती की जाए, ना मारा जाए। वो जो लोग इन्हें पुलिस वाले जो थे मौजूद ड्यूटी पे, जो उनको बताना चाह रहे थे कि आप लोग पुराने हो, हम यहाँ के रहने वाले हैं, ये एक अच्छी फैमिली है, इनके साथ ये ना किया जाए ऐसा, तो उन लोगों के खिलाफ मुकदमा किया है जिसमें 2 सिपाही हैं, एक स्केपगोट यानी कि कुर्बानी का बकरा बनाया गया उनको। सिपाही जो फर्ज की अदायगी कर रहे थे, सही बात बता रहे थे, कानूनी बात बता रहे थे, उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। हाँ, उन्हीं के खिलाफ किया। और एसएचओ को 24 घंटे के अंदर लाड़काना शहर का एक अलाहाबाद थाना है, वहाँ एसएचओ मुकर्रर कर दिया। मुझे ये बताएं बाबू इकबाल, ये जाहिर है कि किसकी हिम्मा पे ये हुआ है, किसकी सरपरस्ती हासिल है? ये अख्तियारात जो है ना, ये अख्तियारात सारे एसएचओ लगाना और एसएचओ हटाना और एफआईआर दर्ज करना, ये दायरे एसएसपी लाड़काना भी रोहेल खुशो है, ये उसके अख्तियारात हैं कि वो करे। लेकिन बात ये है कि आम लोग और ये मुतासरीन जो है, कल प्रेस क्लब भी पहुंचे, उन्होंने वहाँ लाड़काना प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने अदालत जाने का फैसला किया। अब अगर इस तरह इंसाफ देने के लिए इस तरह आंखों में धूल झोंकी जाए और इस तरह मतलब ये फैसला किया जाए कि लोगों के सामने एक ऐलान अलग किया जाए और उसके बाद अमल जो है अमली तौर पे दूसरा काम किया जाए, तो उसे अगर चंद दिन न लगाते एसएचओ और पता चलता है कि जिसने ज्यादती की है या कोई किसी के साथ कोई तशद्दुद किया है, और अगर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती और वो गिरफ्तार होता तो वो लोगों में एक एतमाद पुलिस का बहाल होता। तो एतमाद बहाल करना महकमे का काम है, आला अफसरान को सोचना चाहिए। थैंक यू सो मच बाबू इकबाल। और वो सिपाही जो जिनको इख्तियार दिया आइन ने, कानून ने, बाइख्तियार बनाया जराइम को रोकने के लिए, उसको ही उल्टा अपने फर्ज की अदायगी पर दर्ज कर लिया गया है एफआईआर में उसका नाम। अंदाजा कीजिए। अच्छा, अब बोलबाला कुछ अपडेट्स हैं वो शेयर कर लेते हैं। तौहीन अदालत केस में फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए हैं। राजा मोहसिन से मजीद जान लेते हैं, तो बताइएगा समाअत का अहवाल। देखिए, इस वक्त तौहीन अदालत केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जारी है और फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल अदालत के सामने पेश हुए हैं। फैसल जो मुस्तफ़ा कमाल के वकील हैं, उनकी जानिब से अदालत से ये बताया गया कि मोहरे मोकल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफ़ी मांगी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस्तफसार किया गया कि फैसल वाडा की जानिब से माफ़ी जमा करवाई गई है। इस पर ये उनकी जानिब से बताया गया फैसल वाडा की तरफ से कि जी मेरी जानिब से भी माफ़ी के लिए जवाब जमा करवा दिया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने तो मज़हबी स्कॉलर से मशवरा करने का भी लिखा है। मीडिया चैनल्स की जानिब से वकील फैसल सिद्दीकी पेश हुए। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये इस्तफसार किया गया कि आप किस तरह मीडिया इदारों की जानिब से पेश हो सकते हैं। किसी एक की जानिब से भी तहरीरी जवाब जमा नहीं करवाया गया। वकील फैसल सिद्दीकी का कहना था कि मीडिया इदारों को शो कॉज नोटिस जारी नहीं हुए थे। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप मीडिया इदारों को शो कॉज करवाना चाहते हैं। जस्टिस शकील अब्बासी का ये कहना था कि कम अज कम मीडिया इदारों के किसी जिम्मेदार अफसर का दस्तखत शुदा जवाब जमा होना चाहिए था। चीफ जस्टिस ने फैसल सिद्दीकी से ये मुकालमा भी किया कि आपने अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया। फैसल सिद्दीकी ने अदालत को बताया कि तमाम चैनल के नुमाइंदगान अदालत में मौजूद हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स में ये कहा गया कि लेकिन चैनल की जानिब से जवाब जमा नहीं करवाया गया। फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने कहा कि तहरीरी जवाब जमा करवा चुका हूँ। चीफ जस्टिस का अपने रिमार्क्स में कहना था कि दस्तखत वकील के हैं, इसमें चैनल के दस्तखत नहीं है। तौहीन अदालत केस में दस्तखत चैनल के होना लाजमी है। ठीक है राजा मोहसिन, थैंक यू सो मच।
अच्छा जी, अब ज़रा ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की बात कर लेते हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट इससे मुतालिक आया। वो ये कहते हैं कि ऑपरेशन की पॉलिसी जल्दबाजी में नहीं आई और कुछ सियासी जमातें अपने मफादात के लिए इस ऑपरेशन की मुखालफत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पिछले फ़ौजी ऑपरेशन नाकाम नहीं थे, ऑपरेशन के बाद सिविलियन गवर्नमेंट्स को जो किरदार अदा करना था वो उन्होंने नहीं किया। अच्छा, इस बारे में हम बेशतर बात कर चुके हैं कि ये एक अलमिया रहा है कि जब फ़ौजी ऑपरेशन कहीं पे कामयाब होता रहा, भले वो स्वात में हो, वज़ीरिस्तान में हो, बंदोबस्ती इलाकों में, कहीं पर भी, उस ऑपरेशन के बाद जो एक खला पैदा होता था वो इस वजह से पैदा होता था कि सिविलियन सेटअप उस चीज़ को टेक ओवर उस तरह से नहीं कर पाता था और वो मिसक्रिएंट्स दोबारा से वहाँ पर आके अपने पंजे काटते थे। लेकिन अब इल्ज़ाम इसका ऑपरेशंस को करार देना, मुरुद इल्ज़ाम ठहराना, ये मुनासिब अच्छा, बात ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे थे वो आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा कर ली। अब मौलाना फजल रहमान जो कि ख़ुद भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, उन्होंने अमन व अमान से मुतालिक सूरत हाल पर कहा कि काफ़ी गंभीर सूरत हाल है और मुसल्लह लोग कई इलाकों में फैल चुके हैं। अच्छा, ऐसे में उन्होंने कहा कि जब दहशत गर्दी होती है केपी में तो कहा जाता है लोग अफगानिस्तान से आए, फिर वो ये कहते हैं रियासत के मामलात उजलत में तय नहीं होते। एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछ लिया, उसने कहा मौलाना साहब आप ये बताएं कि ऑपरेशन के अलावा फिर इसका हल क्या है, यानी जो दहशत गर्द हैं उनका हल क्या है। तो मौलाना ने फिर जवाब दिया कि भाई ये मेरा दर्द सर नहीं है। तो ये जवाब उनका था। अब सियासी जमातें इस पे कंसर्न तो शो कर रही हैं, लेकिन बात कर लेते हैं आप। हाँ। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तहरीर ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन खान साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस वक़ार साहब। मुझे सबसे पहले ये जानना है कि डू वी हैव शॉर्ट टर्म मेमोरी, कि हम भूल जाते हैं कि माजी में क्या हुआ, और अब तो ज़ाहिर है कि इस हवाले से ये जो ऑपरेशंस पर इल्ज़ाम देना कि जो ऑपरेशन नाकाम हुए, एक वक्त आपको याद है स्वात में जब बाकायदा रेडियो चला करते थे और उसके अंदर बाकायदा पैगामात नशर होते थे और वहाँ पर किस तरीके से वो मौलाना फजलुल्लाह और उसके बाद वो सूफ़ी मोहम्मद और एक सिलसिला था, उसके बाद फिर अमन व अमान कायम हुआ, फिर दूसरा ये वज़ीरिस्तान साइड पे भी यही सूरत हाल रही। जो सिविलियन सेटअप है हम देखते थे कि वो टेक ओवर करने में किसी भी वजह से उस तरीके से उसकी अफादियत नज़र नहीं आती थी, जिसकी वजह से अब भी हमने देखा कि इन लोगों को वापस आने का मौका मिला। लेकिन ऑपरेशन को मौरूद इल्ज़ाम ठहराना कि जी नाकाम रहा, ये मुनासिब बात है आपकी नज़र में? कोई सदाकत है इसमें? जी मेरे ख्याल में आपकी बात ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी है, कुछ पॉलिटिकल ट्विस्टिंग है। थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी, लेकिन अफगानिस्तान पिछले 40 साल में 2 सुपर पावर ने ऑक्यूपाई की, ये हकीकत है। रशिया ने 8 साल, अमेरिका ने 20 साल, और उन्हीं की गवर्नमेंट्स थी। 6 दफा एक वायलेंट रिजीम चेंज हुआ अफगानिस्तान में। अब खुद बताएं कि आपका एक नेबर है और घर के साथ लड़ाई होती रहती है 40 साल, कभी पत्थर आपके घर आते हैं, कभी लोग आके आपका दरवाजा तोड़, तो आप मैनेज करते हैं। इसलिए ऑपरेशन का कह रहे हैं नाकाम। आई थिंक पाकिस्तान ने थ्रू आउट जो है हिस्ट्री 40 साल एडजस्ट किया इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ। अफगानिस्तान में अफगान को अकोमोडेट किया, 50 लाख अफगान यहाँ पे, मौलाना कह रहे हैं 50,000 और आगे, मैं कह 50 लाख तो ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो ये आई थिंक ज्यादा रिटोरिक है, अनफॉर्चुनेट है कि अभी इस पे भी ट्विस्टिंग हो रही है। आई थिंक ये बेसिकली रिपीट ऑफ जो हमारे नेशनल एक्शन प्लान है, या आप कह लें 2021 में 5 अगस्त को एक पॉलिसी आई थी, नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी, उसी का कॉन्टिन्यूम है। उसके 14 पॉइंट हाल हैं, देख लें, एग्जैक्टली वही है। ऑपरेशन के नाम से लोग डरते हैं। मैं इसकी मिसालें दूंगा कि भारत में कोई 32 ऑपरेशन हुए पिछले 5 साल में जो मिलिट्री ऑपरेशन नहीं थे। गंगा शक्ति है जी। ब्रिगेडियर साहब, अच्छा ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ ही हैं, हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये वो कंसर्न है। अच्छा, इस पर वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने एक तजवीज़ ये भी दे दी है, वो ये कहते हैं कि भाई अगर जमातों को इस पर कंसर्न है तो हम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला लेते हैं। तो वक़ार हसन साहब हमारे साथ एक बार फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा, फिर आपसे मज़ीद भी सवाल करती हूँ वक़ार साहब। जी वो मैं कह रहा था कि इसमें जब भी कोई रेफरेंस पॉइंट होता है, लाइक अभी किसान कार्ड, इट्स अ रेफरेंस पॉइंट। ये नहीं है कि कोई ऑपरेशन लॉन्च हो गया, यू स्टिक टू दैट प्लान, जो भी होता है उसके हिसाब से पूरी स्टेट फिर मूव करती है। तो अगर इसका ऑपरेशन भी कहा जाए तो इसमें कोई बात नहीं है, या हटा दिया इसको स्ट्रेटजी कह दिया, हिकमत अमली कह दिया, बेसिकली शो द रिजॉल्व्स के हेड के अंदर। फिर आई थिंक जो 14 पॉइंट है 2021 की नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी के, जो पीटीआई गवर्नमेंट के टाइम पे आप प्रोमलगेट हुई, उससे पहले नेशनल एक्शन प्लान 2014 का एग्जैक्टली सेम थिंग है। वो गिला यही है कि जो आई थिंक बातचीत भी हो रही है कि फौज को आप हाथ बांध के नहीं लड़ा सकते, दहशत गर्दों से तो दे आर कंटिन्यूइंग टू फाइट, और समहाउ ये एनवायरनमेंट ऐसी है कि इसको हमें करना पड़ रहा है। बाकी दहशत गर्दी के खिलाफ जो लड़ाई, उसमें पूरी कौम, स्टेट, होल ऑफ द नेशन अप्रोच है, इसमें हर एक ने हिस्सा डालना, स्पेशली प्रोविंसेस है।
बिठाने तरमीम का लेने सियासी जमातों का कंफ्यूजन है वकार साहब, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, तो इस तरीके से आई थिंक इसमें ज्यादा पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। अदरवाइज दिस 40 तो ये जो पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, ये जो उनका कंफ्यूजन है, इसकी आप समझते हैं किसी तरीके से इसे दूर किया जा सकता है? बिकॉज ऑन बोर्ड होना भी ज़रूरी है, वरना तो इस तरह के स्टेटमेंट सामने आते रहेंगे। एक तजवीज़ दी है ख्वाजा आसिफ ने, वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बात करें, आप समझते हैं इसकी ज़रूरत है? वो भी आई थिंक जेन्युइन है, उसमें कर ले। मेरा सिर्फ ये मौलाना साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी चीज का जवाब है। फर्ज करें मान लेते हैं कि 50,000 तालिबान आगे टीटीपी के डीआई खान में और इन इलाकों में, तो और वो कहते हैं, हालांकि आई डोंट एग्री, रिट ऑफ द स्टेट नहीं है, तो फिर रिट ऑफ द स्टेट कायम करने के लिए क्या करें? वो अच्छा सवाल था। आई थिंक उनकी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जवाब है। मेन थिंग इसके आर्मी इंटेलिजेंस है, लॉ एनफोर्समेंट है, पुलिस से बड़ा अच्छा काम दिल की फाइटिंग, बाकी अपनी जिम्मेदारी उठाएं, ओनरशिप लें, इसके अंदर बेशुमार डिप्लोमेटिकली हमने मूव करना है एज अ प्रॉन्ग, और ये अभी स्ट्रेटजी कामयाब भी हो रही। माइंड जो अभी टीटीपी के काफी दहशतगर्द अफगानिस्तान के अंदर मारे गए, जिनको शायद गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान ने ठिकाने लगाए, देयर लॉट ऑफ प्रेशर, बाकी पॉइंट स्कोरिंग है। यू कैन ऑलवेज टेक जो हम माजी में भी सुनते रहे वकार साहब, एक चीज़ जो माजी में सुनते रहे, जैसे कि जो बयान अगर हम उसको इस तरह समझने की कोशिश करें कि ये कहते हैं जी बाद में जो सिविलियन सेटअप आए वो उस तरीके से मामला को हैंडल नहीं कर सके, यानी कि जब ऑपरेशन हो जाता है फ़ौज उन इलाकों से चली जाती है, जो सिविलियन सेटअप है जिसमें पुलिस का महकमा शामिल है, वो उस तरीके से डिटेरेंस कायम नहीं कर पाता। तो आप इससे इत्तेफाक करते हैं क्या? जी बिल्कुल, इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग है। मैं पुलिस ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है, क्योंकि आईजी लेवल तक के लोग शहीद हुए, डीआईजी शहीद हुए, केपी बलूचिस्तान में, पंजाब में भी आप देखें, आपके इंटीरियर मिनिस्टर थे, एक रिटायर्ड कर्नल थे, वो शहीद हुए। तो ऐसा नहीं है। बाकी कैपेसिटी बिल्डिंग आई थिंक खुशी की बात, फ्रंट लाइन पे पुलिस ने लड़ना है या फ्रंटियर कोर ने मैक्सिमम लड़ना है, इंटेलिजेंस है, तो उनकी आजकल हाई टेक्नोलॉजी इतनी आ गई कि किया जा सकता है। पुलिस ऑल्सो रिक्वायर्स गुड वेपन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट है, आर्मर्ड कार्स है, और दूसरा एक इंटेलिजेंस का मजबूत निजाम नेक्टा के अंदर काम करे, जिसमें सारे 4 सूबों में जो नेटवर्क है उनको तोड़ा जाए। स्मगलिंग है, इसमें माफियाज का भी जिक्र चल रहा है। बेसिकली एक वेस्टेड माफिया है, बिलियंस ऑफ डॉलर का ऑयल स्मगल होता है, डॉलर्स, उसको भी तकलीफ है कि वो अनसर्टेनिटी और टेररिज्म में तो उनको बहुत फायदा है। थैंक यू सो मच। चलें जी, शाद रहिए, आबाद रहिए। वक्त है इजाजत का। अल्लाह हाफिज।